देखिए आज हम पढ़ रहे हैं एसिड और उसकी काइंड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एसिड और उसकी काइंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 पढ़ने से पहले ये लेक्चर लाजमी है, और इसके बाद आप 5 और 6 भी पढ़ेंगे, और आपको ये लेक्चर आगे हर जगह काम आएगा जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ लें। यानी ये अभी का लेक्चर नहीं है सिर्फ, ये ओवरऑल अकाउंटिंग पे इंपैक्ट डालेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंपैक्ट डालेगा, आगे जितने अकाउंटिंग के आपके कोर्सेज है सब पे इंपैक्ट डालेगा। इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एसिड की काइंड बताई थी, क्या बताया था? पर्सनल एसिड और बिजनेस एसिड। वो मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताई थी। असल में वो एसिड की काइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जब आपको एसिड की काइंड बताई, पर्सनल एसिड, बिजनेस एसिड, फिर आपको क्या बताया था? बात हमेशा किसकी करेंगे? बिजनेस एसिड की। इसका मतलब है अकाउंटिंग में या बिजनेस के अंदर आप बोलेंगे ना एसिड, तो आपके बोलने का मतलब क्या होगा? बिजनेस एसिड। तो हम जो ये काइंड पढ़ रहे हैं ना, अब हम पढ़ रहे हैं किसकी काइंड? बिजनेस एसिड्स की। तो बिजनेस एसिड की क्या काइंड से ये डिस्कस करने का मकसद क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त भी ये हेल्पफुल है, और एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 के वक्त भी। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो एसिड को रिवाइज करें। क्या बताया था एसिड के बारे में? हर वो चीज जिससे हमें एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में क्या करेगा? बेनिफिट देगा, वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अब यहाँ पे आप क्राइटेरिया देखें क्या आ गया, गौर से देखिएगा। कुछ बातें इजाफी मैं आज अब बता रहा हूँ क्योंकि आप बड़े हो गए। अगर आप रिवाइज करते हुए आए और पढ़ते हुए आए और बुक भी पढ़ रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, तो आप बहुत बड़े हो चुके होंगे। अब आप कितने बड़े हुए हैं आप खुद जानते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, जो मैंने पीछे डेफिनेशन बताएगी वो आपको कहाँ नजर आ रही है? एनी इकोनॉमिक रिसोर्स फ्रॉम विच, थर्ड वाला पॉइंट देखें आप, फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। मैंने सिर्फ ये बताया था, हर वो चीज जिससे फ्यूचर में फायदे की उम्मीद हो वो एसिड कहलाता है। ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है ना, ये नहीं बताया था मैंने आपको। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको एसिड की कंप्लीट डेफिनेशन मालूम चल रहा है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल बाय एन एंटिटी। मुझे एक बात बताएं, क्या एसिड जो बिजनेस के अंदर होता है उसकी ऑनरशिप होना जरूरी है ऑनर के पास? नहीं, नो। अगर आपके बिजनेस में एसिड है तो वो आपका भी होता है और दूसरों से भी तो उधार लिया हुआ होता है। आपने जो दूसरों से उधार लिया हुआ है आपने एसिड, क्या वो बिजनेस का एसिड नहीं है? है बिजनेस का एसिड, लेकिन उसकी ऑनरशिप तो ऑनर के पास नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस के अंदर जितने भी एसिड मौजूद होते हैं उसकी ऑनरशिप होना जरूरी नहीं है। फिर जरूरी क्या है? कंट्रोल। अगर आप किसी एसिड को कंट्रोल करते हैं ना, तो वो आपका बिजनेस का एसिड है। अब कंट्रोल का मतलब क्या है? अब आप ये समझेंगे कंट्रोल मतलब कि आप किसी जैसे बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं, इशारों पे नाच रहा है, ये वाली कहानी नहीं है। कंट्रोल का मतलब ये है कि उस एसिड के बेनिफिट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन ले। नहीं, आपके पास ये पावर हो कि आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। जैसे ये बिल्डिंग है, इसके बेनिफिट किसको मिल रहे हैं? आईसीएमए को। आपको मिल रहे हैं क्या? आपको तो इनडायरेक्टली मिल रहे हैं। असल में इसके बेनिफिट किसको मिल रहा है? आईसीएमए को। तो आईसीएमए के कंट्रोल में है। आपकी जो बाइक है, अगर वो आपकी बाइक हो लेकिन मैं ले लूं आपसे, और आपने मुझसे ली भी नहीं, मैं यूज कर रहा हूं उसको, पूरी जिंदगी वो बाइक की मैंने ही यूज की है, लाइफ पूरी। हालांकि वो है किसकी ऑनरशिप में? आपकी ऑनरशिप में। तो किसने यूज किया उसको पूरी जिंदगी? मैंने। तो किसके कंट्रोल में हुई? मेरे कंट्रोल में। तो वो एसिड आपका नहीं है। फिर मेरा अकाउंटिंग इस चीज को नहीं मानती। एसिड किसकी ऑनरशिप में है? अकाउंटिंग ये बोलती है वो एसिड यूज कौन करेगा? ज्यादातर 99%, 95% उस एसिड को यूज कौन करेगा? वो एसिड उसका है, भले उसकी ऑनरशिप में ना हो। तो एसिड के लिए जरूरी क्या है? अगर मेरा एक एसिड हो, मेरी ऑनरशिप में हो, लेकिन वो मेरे पास यूज ही नहीं हो रहा, असलम के पास यूज हो रहा है, और मैं असलम से ले भी नहीं सक रहा वो एसिड, उसके सारे फवायद कौन ले रहा है? असलम ले रहा है। आप मुझे बताएं वो एसिड किसका हुआ? असलम का ही हुआ ना। वो तो सिर्फ बोलने के लिए मेरा है, असल में तो असलम का है। इसी वजह से अकाउंटिंग कहती है कि उसको कौन रिकॉर्ड करेगा? असलम रिकॉर्ड करेगा। अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे। बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे ना, आप कंट्रोल नहीं कर सकते एसिड को, मतलब उसके बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज क्या है? दूसरा पॉइंट, ये जो एसिड है आपके पास, इसका सबूत हो आपके पास कि ये कहां से आया? पास्ट इवेंट कोई हुआ हो, परचेस किया हो, कुछ मसला हो, या इन्वेस्ट किया हो। अब आपके पास एसिड मौजूद है लेकिन कोई पास्ट ट्रांजेक्शन हुई नहीं है उसकी, और वो एसिड कहां से आ गया? उसका आप जवाब कैसे देंगे? आप नहीं दे सकते तो आप उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। यानी एसिड के लिए 3 पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स को आप कंट्रोल करें, मतलब उसके बेनिफिट्स भी आपको मिले फ्यूचर में, कंट्रोल भी करें, बेनिफिट फ्यूचर में मिले, और पास्ट इवेंट की मदद से एसिड आया हो। लेकिन नॉर्मली ना लोग एसिड को इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, थर्ड पॉइंट की मदद से। हर वो चीज जिससे हमें तवक्को हो कि फ्यूचर में फायदा देगा वो एसिड होगा। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि इस पॉइंट के बगैर, पहले वाले पॉइंट के बगैर एसिड एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा होगा आगे आगे टॉपिक्स में। अभी थर्ड पॉइंट याद रखें, मतलब पास्ट इवेंट का मतलब माजी में कुछ हुआ हो ना, परचेज किया हो उस एसिड को तुमने, या उस एसिड को तुमने इन्वेस्ट किया हो तो तुम्हारे बिजनेस में आया है। अब अगर एक फर्नीचर तुम्हारे बिजनेस में मौजूद है, तुम बोल रहे हो ये मेरा एसिड है, तुमसे पूछा ये कैसे आया, किस ट्रांजेक्शन की मदद से बिजनेस में आया, तुमने बोला कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, बस ये आ गया बिजनेस में। तो ये मतलब क्या है? चोरी हुआ ना, इसका मतलब पता नहीं कहां से लाए, डाका मार के लाए आप।
तो पास्ट इवेंट का होना जरूरी है, वरना एसिड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आपके, वो आपके बिजनेस का एसिड है। सही है, ओके। बहरहाल एसिड को हम क्या है अभी तक समझेंगे, हर वो चीज जिससे हमें तवक्को हो कि फ्यूचर में क्या करेगा, फायदा देगा। अब आपको एक प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया था, टाइम पीरियड प्रिंसिपल, ये आप पता नहीं याद हो ना हो, मैं बता देता हूँ। टाइम पीरियड प्रिंसिपल ने बोला था कि एक मुद्दत चूज कर लें, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, और वो मुद्दत क्या कहलाती है? अरे भाई, वो जो मुद्दत आप चूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। एमसीक्यू में आ गया तो फिर अजीब सी बात है। बहरहाल आपको 4 नाम बता दें। जो अकाउंटिंग पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड हम ये एज्यूम करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है? 12 महीने का। दिस इज अवर एजम्पशन। हालांकि आपको 4 ऑप्शन बताए थे, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने, लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो फर्म है उसका अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का है? 12 महीने का है। शुरू कब हो रहा है? जनवरी 1 को, खत्म हो रहा है दिसंबर 31 को, मतलब कैलेंडर ईयर जैसा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एसिड की काइंड को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग ईयर पता होना चाहिए। अब एसिड की काइंड देखें आप, 2 काइंड के एसिड हैं, करंट एसिड एंड नॉन करंट एसिड। अब सुनिएगा जरा, इज देयर एनीबॉडी हु कैन एक्सप्लेन करंट एसिड एंड नॉन करंट एसिड? एक नहीं, ऐसे नहीं, हैंड रेस करके आप एक्सप्लेन करें। ये बता रही है, फिर आप बताएंगे, 2 बंदे बताएंगे बस। ये बोल रही है एक सही, गुड। और बताओ, तुम बताओ। सब लोग यही बोल रहे हैं। अच्छा, आप देखिए, करंट एसिड को एक्सप्लेन करने से पहले ना हम नॉन करंट एसिड पे बात कर लेते हैं, फिर हम करंट एसिड को एक्सप्लेन करेंगे। नॉन करंट एसिड को समझाना आसान है। नॉन करंट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको हम खरीदते हैं, लेकिन हमारा मकसद बेचना नहीं होता। हमारा मकसद होता है हम उसे क्या करेंगे? यूज करेंगे। और उसको आप 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक यूज कर सकते हैं। और जब 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक यूज करेंगे तो फवाइद कितने अकाउंटिंग ईयर तक मिलेंगे? भाई एसिड को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं एसिड को? फायदे लेने के लिए। ये लैपटॉप हम क्यों यूज कर रहे हैं? इससे बेनिफिट लेने के लिए। तो अगर एक एसिड है उससे आप 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट ले सकते हैं और 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक यूज कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नॉन करंट एसिड। इसका मतलब क्या है? क्या एक अकाउंटिंग ईयर में उसको यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो एक अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज नहीं हो पाता। जैसे बिल्डिंग, देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि गिर गई, आग लग गई, ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। एक वर्ड आप पढ़ेंगे आगे जाकर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि ये जो आफात व बलियात आपका नाम आप ले रहे हैं ना, ये ना हो तो क्या होगा? नॉर्मली ये कंडीशन होती नहीं है। तो इस कंडीशन को ऐड करोगे वो तो लॉस हो गया ना आपका। उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, नॉर्मल बात करेंगे कि एक बिल्डिंग आपने परचेज की, तो इस बिल्डिंग को एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर आप यूज कर सकते हैं? नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते। हर अकाउंटिंग ईयर में इसको थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करेंगे आप। इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसिड। अच्छा, मशीन आप परचेज कर लें, 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक आप यूज करेंगे, 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट लेंगे। इसके अलावा इक्विपमेंट आप परचेज कर लें, 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट मिलेगा। लैंड का 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा इक्विपमेंट, वो जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह, उनका भी 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट मिलेगा। तो नॉन करंट एसिड को एक्सप्लेन करने का पहला तरीका क्या है? ऐसा एसिड जो 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक मुकम्मल तौर पर यूज हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ऐसा एसिड जो एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज ना हो सकता हो। तीसरा तरीका, ऐसा एसिड जिसके फवाइद हमें 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक हो, वो क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसिड। लेकिन हम इन्हें सेल नहीं करते। अब कीप लिसनिंग, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग करंट एसिड। अभी हम जा रहे हैं किसमें? पहले नॉन करंट एसिड में। तो हमने नॉन करंट एसिड की जगह डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? नॉन करंट एसिड इज एनी एसिड दैट इज नॉट परचेज विद द पर्पस ऑफ सेल। पहली बात है, सेल करने के लिए नहीं खरीदेंगे आप इसको। दूसरी चीज, एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली कंज्यूम इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेक्टेशन ये है कि 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम होगा। दूसरा, एक्सपेक्टेड नॉट टू बी फुल्ली कंज्यूम इन 1 अकाउंटिंग ईयर। ये दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज। अब देखिए ना, एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज नहीं होगा, या 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज होगा। दोनों बातें एक जैसी है, थोड़ा उसको घुमा के बोल रहे हैं। अभी ये सारा करंट एसिड नॉन करंट एसिड की डेफिनेशन कंप्लीट हो ना, ये क्वेश्चन आप लिख लो, पूछ लेना मुझसे। अच्छा, एक और देखें आप क्या बोल रही है? एनी एसिड दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। वही तीनों बातें, एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज नहीं होगा,
एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज होगा, एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक फवाइद देगा, और बेचने के लिए हमने इसको नहीं खरीदा होगा, वो क्या कहलाएगा? फिक्स एसिड, नॉन करंट एसिड या प्लांट एसिड, 3 नाम है इसके। अब आप आ जाए करंट एसिड पे। करंट एसिड के बारे में अगर हम किसी से पूछते हैं ना, तो वो ये बताता है ऐसा एसिड जो कि एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज हो जाएगा। अच्छा, ये मुकम्मल तौर पर का जो वर्ड है ना, फुल्ली, ये बोलना जरूरी है। अगर मैं कह रहा हूं ऐसा एसिड जो एक ही अकाउंटिंग ईयर में यूज नहीं होगा वो फिक्स एसिड है, तो ये गलत डेफिनेशन है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि एक अकाउंटिंग ईयर में यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना है आपको। बोलना है एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज नहीं होगा, यूज होगा लेकिन उसका कुछ पार्ट यूज होगा बाकी आगे वाले ईयर्स में। करंट एसिड के बारे में सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट एसिड समझें। करंट एसिड आप परचेज करते हैं 2 पर्पसेस के लिए, या तो आप उसे यूज करेंगे या आप उसे सेल करेंगे। अगर कोई एसिड एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए या मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो करंट एसिड होगा। यानी करंट एसिड होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए। मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, या एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए, या एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाए। यानी अगर आप ये बोले ना ऐसा एसिड जो एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाता है वो करंट एसिड है, तो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। इसी वजह से मैंने आपसे डेफिनेशंस पूछी थी। इनकम्प्लीट चीज गलत होती है, इसी वजह से आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे करंट एसिड वो एसिड होता है, पहला पॉइंट क्या है? एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू कैश, या तो मुकम्मल। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, बैंक एक एसिड है, सही? क्या बैंक को एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप एक दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लो बेटा। आप बैंक जाओ, उसे बोलो मेरे पैसे दे दो, सारे पैसे निकलवा लें आप। तो इसका मतलब है बैंक एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा कैश में कन्वर्ट हो सकता है। और ये क्या कह रहे हैं? एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पे कैश में कन्वर्ट अगर हो सकता है तो वो क्या कहलाएगा? करंट एसिड। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? कस्टमर से पैसे लेने हैं ना, ओरल प्रॉमिस है। क्या ये अकाउंट रिसीवेबल एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकता है? अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है कि आपने कस्टमर को उधार बेचा है और कुछ मंथ्स के अंदर, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर वो आपको पैसे दे देगा। तो नॉर्मल कंडीशन में अकाउंट रिसीवेबल एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट होता है, कंज्यूम तो नहीं होता ना। क्या अकाउंट रिसीवेबल को हम कंज्यूम करते हैं? नहीं। अब अगर कोई बंदा बोले ऐसा एसिड जो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर यूज हो जाए वही करंट एसिड होता है बस, तो अकाउंट रिसीवेबल तो यूज ही नहीं होता, वो तो कैश में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है कि रिसीवेबल को करंट एसिड हम जब कहेंगे ना, तो हमें रीजन क्या पेश करना पड़ेगा? ये एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट होता है, इस वजह से ये करंट एसिड है। जबकि ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी जब आप खरीदते हैं तो कितने मंथ की खरीदते हैं? 1-2 महीने की खरीदेंगे आप। तो जो ऑफिस सप्लाईज आपने खरीदी है, क्या वो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट करेंगे आप? नहीं, आप उसे एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर यूज कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो ऑफिस सप्लाईज करंट एसिड क्यों है? कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? अकाउंटिंग ईयर के अंदर कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल तौर पर यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। और कोई आपसे पूछे मर्चेंडाइज करंट एसिड क्यों है? तो मर्चेंडाइज को तो हम यूज थोड़ी करते हैं, हम तो मर्चेंडाइज को सेल करके कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो मर्चेंडाइज करंट एसिड है। क्यों है करंट एसिड? क्योंकि एक ही मर्चेंडाइज के 1 साल में बिक जाती होगी, सारी बिक जाती है, 1 साल में बहुत मरतबा बिक जाती है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपके पास जो दूध की शॉप होती है उधर आप जाएं, उसके बाद जो इन्वेंट्री रखी हुई है मिल्क, वो एक दिन में कितनी मरतबा कैश में कन्वर्ट होता है? 2 से 3 मरतबा। सुबह जाएंगे अलग गाड़ी आई हुई होती है, उसके बाद शाम में जाएंगे अलग गाड़ी आई हुई होती है। इसका मतलब पूरी इन्वेंट्री जो उसका मौजूद है एक दिन में 2 मरतबा कैश में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरीके से दूसरी शॉप्स का भी यही हाल होता है। पेट्रोल वाला हर दिन पेट्रोल आ रहा होता है रात में और वो पेट्रोल दोबारा फिल करते हैं। दूसरी शॉप्स वालों का ही माल आता रहता है, जाता रहता है, बिकता रहता है। इसका मतलब है उनकी जो इन्वेंट्री है वो 1 साल में एक दफा नहीं, सैकड़ों मरतबा कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है इन्वेंट्री एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट होती है, इस वजह से ये क्या है? करंट एसिड है। विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, आगे वाला नहीं पढ़ना वो जो लिखा हुआ है, और ऑपरेटिंग साइकिल छोड़ दो उसको। हम कहां तक पढ़ेंगे? करंट एसिड वो एसिड होता है जो मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएगा। कब? विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। अब इसकी एग्जाम्पल, अच्छा
एक एसिड जो एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर यूज हो गया, उसके फवाइद कब तक मिलेंगे? एक ही अकाउंटिंग ईयर तक। इसी वजह से देखिए क्या बोल रहे हैं लास्ट में, एनी एसिड दैट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर ओनली वन अकाउंटिंग ईयर, वो क्या कहलाएगा हमारा? अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल लिखा हुआ है इसको अभी इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए मैंने आपको जब अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाते वक्त शुरू में एक लिस्ट लिखवाई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर की, उसमें सारे शुरू में क्या थे? एसेट्स। उस वक्त ये नहीं बताया था कौन सा करंट है कौन सा फिक्स है। अब आपको पता चलेगा। ये करंट एसेट की देखें दो मैंने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन दो हिस्सों में चलेगी। देखें क्या लिखा हुआ है, या तो करंट एसेट एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू कैश होता है, या फिर एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली कंज्यूम विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। अब एक्सपेक्टेड टू बी फुल्ली कन्वर्टेड की एग्जांपल्स है, ये देखें, दीज आर द एग्जांपल ऑफ करंट एसेट। ये सारे करंट एसेट है, लेकिन कौन से करंट एसेट है? क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर कौन बोलेगा? जो कि मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, खत्म, उनका हिसाब किताब अगले साल जाएगा ही नहीं। कैश तो होता ही कैश है। क्या बैंक को एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाई बैंक इज करंट एसेट, क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक ही अकाउंटिंग ईयर कौन बोलेगा? एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट होता है। नोट रिसीवेबल के बारे में बताएं। इधर आओ, दोनों इधर आ जाओ, दोनों अंदर आ जाओ। क्या हुआ? ऐसे नहीं बिठाऊंगा मैं क्लास में, आप जाओ। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों? इंटर साइंस है कॉमर्स है? इंजीनियरिंग। आप बैठे जरा, अपने फादर का नंबर दे मुझे, फादर का नंबर दे के दें। नोट रिसीवेबल करंट एसेट है, वजह क्योंकि नोट रिसीवेबल का मतलब है कि कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि लिख के दिया हुआ है कि हमें पैसे देगा, और ये पैसे क्या हमें एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिल जाएंगे? तो हम बोलेंगे नोट रिसीवेबल। इस वजह से हमारा करंट एसेट है क्योंकि एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अकाउंट रिसीवेबल क्यों? ये भी एक ही अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सुना है आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी कभी? मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आप जो है किसी दूसरी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीद लें। ये शेयर या बॉन्ड आप लिख के दे दो, लिख के पेपर पे फॉरवर्ड कर दें, लेकिन वो लगना चाहिए नंबर। समझ में आ रही? सही, आप फॉरवर्ड कर दें और जाएं। ओके, किसी दूसरी कंपनी के शेयर या बॉन्ड आपने परचेस कर लिए। ये शेयर या बॉन्ड आप स्टॉक एक्सचेंज सुने, वहां जाके जब चाहे सेल कर सकते हैं और आपके पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीद के रखे हुए तो क्या इन शेयर या बॉन्ड्स को, ये एसिड है ना आपके, क्यों? क्योंकि इस पे आपको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या मार्केटेबल सिक्योरिटी को एक ही अकाउंटिंग ईयर में बेच सकते हो आप? एक ही अकाउंटिंग ईयर, एक ही दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जाके इसे कैश में मुकम्मल तौर पर कन्वर्ट कर सकते हो। ये तरह मर्चेंडाइज हो जाए। और मर्चेंडाइज करंट एसेट क्यों है? क्योंकि ये भी एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे वो लिखे हमने जो करंट एसेट क्यों है, क्योंकि एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट होता है। बोले आप होने दो, लेकिन हमें पता होता है कितने अमाउंट में कन्वर्ट होगा। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास शेयर लिखा हुआ है उसकी आज की प्राइस हम स्टॉक एक्सचेंज से मालूम कर सकते हैं, ब्रोकर से। तो पता होगा कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं बस ये कन्वर्ट हो जाए, कितने अमाउंट में भी कन्वर्ट हो, बड़े लॉस पे कन्वर्ट हो या कैश गेन पे कन्वर्ट हो, कन्वर्ट होना जरूरी है। यानी इसके अगेंस्ट हमें कैश मिल जाए, मिल सकता है। इस वजह से एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर क्या 1-2 दिन में मिल जाएगा। अब ये आप एग्जाम्पल्स देखें। नॉन, ये वो एसिड है जो है तो करंट एसिड, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे कैश में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर कंज्यूम होते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है? सप्लाईज। सप्लाईज क्या होती है? स्टेशनरी। क्या स्टेशनरी जो आप खरीदते हैं, कर दिया जाए, क्या स्टेशनरी जो आप खरीदते हैं वो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो सकती है? हो जाएगी, होती है। स्टेशनरी तो ज्यादा खरीद के ही रखते हैं ना। तो ये करंट एसेट क्यों है? क्योंकि एक ही अकाउंटिंग ईयर में मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएगी। दूसरा बताओ, ये प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस पेमेंट कर रहे हैं आप। एडवांस पेमेंट आप कितने महीनों की करोगे? 1 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। 3-4 महीनों की करते हैं ज्यादा। और 3-4 महीनों की जो आपने एडवांस पेमेंट की है, क्या वो एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर कंज्यूम हो जाएगी? हाँ, तो वो भी हो जाएगी। इस वजह से वो करंट एसेट। देखिए, हमने आपको करंट एसेट की डेफिनेशन बताई। करंट एसेट क्या है? जो मुकम्मल तौर पर एक ही अकाउंटिंग ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाए या मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए। और उसमें भी मैंने उसकी एग्जांपल्स भी दे दी। आपको पहले भी बताया था कि लिक्विड बिजनेस में किसको कहते हैं? कैश को। यानी बिजनेस में
लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी जल्दी कैश अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। तो ये जो एसिड्स है ना सारे, कौन से वाले, ये वाले, ये एसिड कौन से हैं, जो करंट एसिड है, और रीजन क्या है, मुकम्मल तौर पे कैश में कन्वर्ट होना। तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं लिक्विड करंट एसिड। लिक्विड क्यों? क्योंकि ये करंट एसिड है ही इसी वजह से, क्योंकि मुकम्मल तौर पे कैश में कन्वर्ट होते हैं। कैश में कन्वर्ट होने की वजह से इनको हम लिक्विड करंट एसिड कहते हैं। जबकि ये वाले, ये नॉन लिक्विड करंट एसिड है, क्योंकि ये है तो करंट एसिड, लेकिन ये करंट एसिड इस वजह से नहीं है कि ये कैश में कन्वर्ट होंगे, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर कंज्यूम होने की वजह से करंट एसिड है। तो करंट एसिड की कितनी टाइप हो गई? अच्छा, एसिड की कितनी टाइप हो गई? दो, करंट एसिड और नॉन करंट एसिड। नॉन करंट एसिड के बारे में हमने आपको पहले बताया थोड़ा सा। करंट एसिड के बारे में हमने देखा कि करंट एसिड की भी दो काइंड है, एक वो जो मुकम्मल तौर पे कैश में कन्वर्ट हो, और एक वो जो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो। अब आज के बाद आपसे कोई पूछे व्हाट इज करंट एसिड, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा जो एक ही साल में खत्म हो जाता है, ऐसे नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे ऐसा एसिड जो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में या तो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाए या मुकम्मल तौर पर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट एसिड कहलाता है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने बिल्डिंग परचेज की और मेरा बिजनेस क्या है, मैं बिल्डिंग परचेज करके सेल करता हूं, तो क्या ये बिल्डिंग जो मैंने परचेज की ये एक ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि मेरा काम है, मैं तो रेडी परचेज करता हूं और कुछ महीनों के अंदर बिल्डिंग निकाल दूंगा मैं। तो ये बिल्डिंग फिक्स एसिड, नॉन करंट एसिड है या करंट एसिड है? करंट एसिड है। हालांकि ये बिल्डिंग है लेकिन ये करंट एसिड है। किस में आएगा ये करंट एसिड में? लिक्विड करंट एसिड, नॉन लिक्विड। लिक्विड में किस में डालोगे? ये लिक्विड में क्यों? ये एसिड अगर बिल्डिंग है, मैं मर्चेंडाइज में, यानी बिल्डिंग, मशीनरीज, बड़े बड़े जो एसिड्स हैं जो दिखने में बड़े हैं और एक से ज्यादा साल तक चलेंगे, लेकिन अगर मैं इसका कारोबार करता हूं तो फिर वो मर्चेंडाइज है, वो करंट एसिड में आएगा। यानी ये जो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं ना किसकी, नॉन करंट एसिड की, इसमें इसी वजह से हमने शुरू में क्या लिख दिया कि नॉन करंट एसिड हम खरीदते हैं लेकिन हमारा मकसद बेचना। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मकसद बेचना हो गया वो तो मर्चेंडाइज हो गई, और जब वो मर्चेंडाइज हो गई वो तो करंट एसिड हो जाएगा। इसी वजह से आप जो भी एसिड परचेज करें, अगर उसका मकसद आपका बेचना नहीं है तो फिर वो नॉन करंट में शायद आ जाए, और अगर बेचना मकसद है फिर तो वो नॉन करंट एसिड हो ही नहीं सकता। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? एसिड की डेफिनेशन। क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये आगे वाली चीजें पढ़ने के लिए जरूरी है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, शुरू में बता देते हैं, ये भारी हो जाएगा शुरू में, क्योंकि ना आपको अकाउंटिंग पीरियड पता होता है, कंजम्पशन एक्सपेंस और एसिड का कोई डिफरेंस पता होता है। अब आपका एसिड एक्सपेंस पता है, अकाउंटिंग पीरियड पता है, ओके। हाँ, आगे कर लो, आगे जल्दी आ जाओ। हो गया? बस सही जाओ। चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। ओके, अब ये जो फिक्स एसिड्स है आप लोग भी कर सकते हैं। चलो सर्विस प्रोवाइड करो बेटा, सर्विसिंग बिजनेस, हाँ, रिसीवेबल, डेबिट, सर्विस इनकम, क्रेडिट, लॉस, बेटा लॉस रिकॉर्ड कर लो इसको, और ऊपर करें भाई। थैंक यू वेरी मच, आ जाए। चलेंगे, जब डाउटफुल रिसीवेबल का जो अभी टॉपिक आएगा उसमें बताइएगा मुझे क्या होता है। आपने नाम लिया है इसका, ओके। अभी जो फिक्स एसिड है, हम लोग जो एडजस्टमेंट ऑफ 5 पढ़ेंगे ना, उसका ताल्लुक एक एसिड से है। एसिड की क्लासिफिकेशन बताई जाएगी पूरी, फिर बताया जाएगा कि हम जो एडजस्टमेंट ऑफ 5 पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक कौन से वाले एसिड से। अभी आप देखिए इधर, अभी तो काइंड्स पढ़ लें, अभी चल रही है। नॉन करंट एसिड जो है उसकी भी 3 काइंड्स हैं, आगे जाके और भी काइंड्स मिलेंगे आपको, आपके सिलेबस के लिहाज से उसकी मजीद 3 काइंड्स हैं। एक कहलाता है टेंजिबल फिक्स एसिड, एक कहलाता है इनटेंजिबल फिक्स एसिड, और एक कहलाता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्स। अभी टेंजिबल फिक्स एसिड क्या है, देखिए नाम से ही जाहिर है, 3 वर्ड्स है इसके अंदर, एक टेंजिबल, एक फिक्स एसिड, यानी इसको हम टेंजिबल प्लांट एसिड बोले या टेंजिबल नॉन करंट एसिड बोले, एक ही बात है। पहला जो आखिरी वर्ड है एसिड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्यूचर में बेनिफिट की उम्मीद है, और प्लांट का मतलब क्या है? एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देगा। और टेंजिबल लग गया, इसका मतलब क्या है? हाँ, ये लोग बोलते हैं कि देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सही बोल रहे हैं वो, लेकिन असल में इसको बोलना चाहिए कि उसका फिजिकल सब्सटेंस है। क्या बोलना चाहिए? हाँ, मतलब ऐसा एसिड
जो फ्यूचर में बेनिफिट देगा, 1 से ज्यादा साल तक बेनिफिट देगा और उसका फिजिकल सब्सटेंस भी हो, ऐसे को हम क्या कहते हैं? टेंजिबल फिक्स एसिड। टेंजिबल फिक्स एसिड की एग्जांपल्स देखें आप, डेफिनेशन क्या आ रही है? एनी प्लांट एसिड विथ फिजिकल सब्सटेंस। और अभी तक मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी थी आपको, वो फिक्स एसिड की जितनी भी एग्जांपल्स अभी आई थी, वो कौन से एसिड थे? टेंजिबल फिक्स एसिड। कौन कौन से देंगे इसमें? लैंड 1 से ज्यादा साल तक चलेगी और 1 से ज्यादा साल तक बेनिफिट भी देगी और फिजिकल सब्सटेंस भी है। बिल्डिंग एसिड है, 1 से ज्यादा साल तक बेनिफिट देगा, फिजिकल सब्सटेंस भी है। मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सारे 1 से ज्यादा काउंटिंग ईयर तक बेनिफिट देते हैं और फिजिकल सब्सटेंस भी होता है। अब सवाल क्या पैदा हो रहा है? सवाल ये पैदा हो रहा है, देखिए किसके बारे में? इंटेंजिबल प्लांट एसिड के बारे में। एसिड होगा मतलब बेनिफिट देगा और प्लांट एसिड होगा मतलब 1 से ज्यादा साल तक बेनिफिट देगा। और होगा कैसा? इंटेंजिबल। वही वाली बात, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। हाँ, खुद एज्यूम करें एक एसिड जो नजर भी ना आए लेकिन वो 1 से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर तक बेनिफिट दे, ये कैसे होगा? इसका अलग चैप्टर भी आपके पास, इंटेंजिबल फिक्स एसिड का। अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होगा। इसके लिए एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, गौर से सुनिएगा विदाउट नॉइज। आपने क्या किया? आपने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस की। आप ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट ना कोई और बनाकर सेल ना करे। मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, वरना बहुत सारे तरीके थे लेकिन वो अभी नहीं। वो प्रोडक्ट आपने बनाई और आप चाहते हैं कोई और इस प्रोडक्ट को बना के ना बेचे, वरना आपकी रेवेन्यू शेयर हो जाएगी। और लोग क्या करते हैं, अगर आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, एक नई प्रोडक्ट आपने बनाई मार्केट में और से बना के जो है वो मार्केट में सप्लाई करते हैं ना, अगर तो होता क्या है कि दूसरे उसको कॉपी करके उस जैसी प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। तो आपकी मार्केट क्या हो जाएगी? शेयर हो जाएगी, आपकी रेवेन्यू कम हो जाएगी, इनकम भी आपकी कम हो जाएगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करें? हम जाते हैं गवर्नमेंट के पास और उसको बोलते हैं कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कोई और सेल ना करें, हम ही प्रोड्यूस करके सेल करें। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आपसे कुछ चार्जेस लेगी और आपको ये राइट दे देगी कि वो प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बना के बेच सकते हो, कोई और बना के नहीं बेच सकता। वो कहलाता है कॉपीराइट, पैटेंट्स। पैटेंट्स आर द राइट दैट यू कैन प्रोड्यूस एंड नो वन एल्स कैन प्रोड्यूस। कोई और प्रोड्यूस करेगा तो फिर वो अंदर जाएगा, वो मतलब लीगली अलाउ नहीं होगा। आप इकोनॉमिक्स से ही पढ़ेंगे, जब आप मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे टीचर आपको बताएगा बैरियर्स टू एंट्री के अंदर के पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स मींस कि आप क्या, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या? कॉल आ रही है? हाँ, बाहर जाके रिसीव कर लो। तो पैटर्न मतलब आप प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आप करते क्या है? गवर्नमेंट के पास गए, उससे बोला मुझे पैटर्न चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला 1 लाख रुपए दे दो। आपने 1 लाख रुपए दिए, अब आपको पैटर्न्स मिल गए, मतलब आपके अलावा कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। अभी आपने पैटर्न गवर्नमेंट से खरीदे हैं ना, कितने रुपए दिए? 1 लाख रुपए। क्या इससे आपको फायदा है? आपकी रेवेन्यू कोई शेयर नहीं करेगा, आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। अच्छा, ये फायदा, ये जो पैटर्न गवर्नमेंट बेचती है ना, सालों के लिए बेचती है। आपने 10 साल के लिए खरीद लिया पैटर्न, कितनी पेमेंट की? 1 लाख। तो क्या आपको 1 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 1 से ज्यादा साल तक? और क्या ये पैटर्न नजर आएगा? पैटर्न इज द राइट, गवर्नमेंट हैज गिवन यू द राइट। उस राइट को प्रूव करने के लिए पेपर होगा आपके पास, लेकिन वो राइट नजर नहीं आएगा, लेकिन राइट प्रूव होगा कि मेरे पास इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का क्या है, राइट। तो क्योंकि ये नजर नहीं आता पैटर्न, आप मुझे बताएं फर्नीचर खरीदते हैं आप, एंट्री क्या बनाते हैं? फर्नीचर डेबिट, कैश, क्रेडिट। इसी तरीके से जब पैटर्न खरीदते हैं ना, तब भी एंट्री बनाते हैं ये वाली, पैटर्न डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। हालांकि ये इंटेंजिबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जैसे दूसरे एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं ना, वैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। एक और सुने, आपने बुक लिखी, या आपने गाना गाया, या आपने कवाली पढ़ी, या आपने कोई शायरी वगैरह लिख दी, या आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, या आपने कोई फार्मूला इजाद कर दिया मेडिसिन का, तो आप चाहते हैं ये कोई और कॉपी करके ना बेचे, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट से। ये कॉपीराइट भी क्या होता है? राइट दैट यू कैन कॉपी एंड सेल दिस प्रोडक्ट, और कोई और कॉपी नहीं करेगा। तो कॉपीराइट भी क्या हो गया? इंटेंजिबल। ये एसेट क्यों है? क्योंकि इस कॉपीराइट से आपको बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में, और 1 से ज्यादा साल तक मिलेंगे, और इसका फिजिकल सब्सटेंस भी नहीं होता। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी किसकी? एनी प्लांट एसिड विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। होगा तो फिक्स एसिड, लेकिन फिजिकल सब्सटेंस नहीं होगा। इसमें क्या एग्जाम्पल्स है? कुछ मैंने 2 को एक्सप्लेन किया है, कॉपीराइट को, पैटर्न्स को, फार्मूला को। गुडविल का एक्सप्लेन नहीं किया, गुडविल बाद में देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइम चाहिए। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? निशान। अगर मैंने एक फॉर एग्जाम्पल लोगो बनाया, तो क्या ये जो बात कर रही हैं ये इस लोगो को यूज कर सकती है? इजीली यूज कर सकती है, अगर मैंने उसे रजिस्टर्ड नहीं करवाया। लेकिन अगर वो लोगो रजिस्टर करवा लूं, तो फिर कोई और वो लोगो अपनी प्रोडक्ट पर लगाकर नहीं बेच सकता।
तो मैंने वो लोगो खरीदा है गवर्नमेंट से या उस लोगो को यूज करने का राइट खरीदा है? लोगो तो ऐसे बन जाएगा, लोगो को यूज करने का राइट मैंने गवर्नमेंट से ले लिया, तो वो जो लोगों को यूज करने का राइट है ना, वो क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज द राइट, पैटर्न इज द राइट, कॉपीराइट भी राइट है, और फार्मूला तो आप जब बनाएंगे तो उसे भी आप रजिस्टर करवाएंगे तो वो भी राइट हो गया। ये सारे राइट्स आपको बेनिफिट देते हैं, 1 से 10 साल तक देते हैं, उनका फिजिकल सब्सटेंस भी। तो ये सारे इंटेंजिबल प्लांट एसिड है। नेचुरल रिसोर्स क्या है? अच्छा मुझे बताएं, टेंजिबल प्लांट एसिड 1 से 10 साल तक चलता है या इंटेंजिबल प्लांट एसिड? दोनों। नेचुरल रिसोर्स क्या है? वैसे नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? मतलब जैसे दरिया, पहाड़, समंदर, जंगलात, ये सब नेचुरल रिसोर्स होता है ना, सही। लेकिन अकाउंटिंग में नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में नेचुरल रिसोर्स का मतलब है अंडरग्राउंड डिपॉजिट। नो, लैंड कौन सा एसिड है? टेंजिबल प्लांट एसिड। लैंड नेचुरल रिसोर्स में नहीं आता, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। प्लांट की जगह पे आप नॉन करेंट नहीं बोल सकते, टेंजिबल नॉन करेंट एसिड, टेंजिबल फिक्स एसिड। हाँ, मैं कह रहा हूं नेचुरल रिसोर्स के अंदर वो चीजें आएंगी जो अंडरग्राउंड डिपॉजिट है। मिसाल के तौर पर आपके घर के नीचे सोना निकल गया, वो सोना जो आपके घर, चलो तुम्हारे घर से निकाल लेते, तुम्हारे घर के नीचे सोना निकल गया। अब तुम बताओ, ये जो जमीन जिस पर तुमने घर बनाया हुआ है, ये जमीन तुम्हारी है? तुम्हारी नहीं है। ये जमीन किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। गवर्नमेंट ने हमें किराए पे दी हुई होती है, लीज पेपर होते हैं ना प्रॉपर्टी के अंदर। लीज का मतलब है हमने गवर्नमेंट को 99 साल का रेंट दिया हुआ होता है कि 99 साल की पेमेंट ले लो, अब ये जमीन हम यूज करेंगे, होती है वो गवर्नमेंट की। अब अगर उसके नीचे से कोई चीज निकल जाए तो वो आपकी नहीं है, वो किसकी है? गवर्नमेंट की है। नहीं निकाल सकते ना, मतलब प्लांट लगाना पड़ेगा ना उसके लिए। सोना ये थोड़ी है खोद के निकाल लिया आपने, आलू थोड़ी निकाल रहे हैं आप। जब जमीन से सोना निकालेंगे तो उसका मतलब क्या है? उसके लिए प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा, अंदर गैसेज होती हैं, दूसरे हैं, तो उसके लिए आप हाथ से तो खुदाल वगैरह लाके तो नहीं निकाल सकते, और वो होगा भी काफी नीचे। तो अगर सोना निकल जाता है तो वो किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट आएगी, आपका घर के पैसे आपको देगी जो भी देने, और बिल्डोजर फिरवा देगी पूरी जमीन पर, और फिर वो इश्ताहार देगी कि भाई इतना इतना सोना निकला है, कौन खरीद रहा है। हम लोग जाएंगे, बोलियां लगाएंगे, और मैंने वो सोने की कान खरीद ली। अब जब मैं वो सोने की कान खरीदूंगा तो मैंने क्या खरीदा है? जमीन खरीद ली। जमीन के अंदर वो सोना है, वो मैंने खरीद लिया ना। वो सोना क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स, सही है। इसको कहते हैं गोल्ड माइन। इसके अलावा जमीन से क्या निकल सकता है? नमक, और दूसरा जो हमारे को कोयला भी निकल सकता है, ऑयल भी निकल सकता है, और ये जितनी भी चीजें हैं, ऑयल, पेट्रोल को कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं जमीन के अंदर अंडरग्राउंड, ये सब क्या कहलाती हैं? नेचुरल रिसोर्स। अब मैंने ये खरीद ली, किससे खरीदी? गवर्नमेंट से। तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? मैं एंट्री बनाऊंगा बाकायदा, गोल्ड माइन डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये गोल्ड माइन से मैं क्या एक्सट्रैक्ट करूंगा? गोल्ड निकालूंगा। जैसे जैसे गोल्ड निकलता रहेगा वो गोल्ड मेरी मर्चेंडाइज बनती रहेगी, और एक दिन आएगा मुकम्मल तौर पर गोल्ड जमीन से निकल जाएगा, तो मेरी गोल्ड माइन खत्म। तो नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी नेचुरल रिसोर्स को खत्म करने का तरीका क्या है? एक्सट्रैक्ट करते रहो, एक्सट्रैक्ट होता रहेगा, तो वो नेचुरल रिसोर्स किस में कन्वर्ट होता रहेगा? इन्वेंट्री में। हाँ बताइए, नेचुरल रिसोर्स कैसे जो है वो खत्म होता है? अरे भाई गौर से सुने, जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्स एक्सपायर होता रहेगा, और वो किस में कन्वर्ट होता रहेगा? मर्चेंडाइज में। अब क्या, ये सारी एग्जांपल देंगे। अंडरग्राउंड डिपॉजिट बाय नेचर, एग्जांपल क्या? ऑयल वेल, गोल्ड माइन एक्सेट्रा। अब ये तीनों काइंड किसकी है? नॉन करेंट एसिड की। मुझे बताएं, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, मशीन, ये भी 1 से 10 साल तक कंज्यूम होकर 1 से 10 साल तक बेनिफिट देती है। जो राइट्स हम खरीद रहे हैं गवर्नमेंट से, कॉपीराइट वगैरह, ये भी 1 से 10 साल तक बेनिफिट देते हैं हमें। और ये जो गोल्ड माइन, ऑयल वेल है, ये भी हमें 1 से 10 साल तक बेनिफिट देता है। बेटा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि प्लांट लगाने में भी टाइम लगता है ना। प्रैक्टिकली आप किसी चीज को करने जाएंगे तो उसमें सालों लग जाते हैं, प्लांट लगाने में ही इतने महीने लग जाएंगे, तो आप निकालोगे कैसे? और वो गोल्ड माइन थोड़ा सा गोल्ड थोड़ी होगा, और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टाइमिंग भी होती है कि इस टाइम इतना टाइम देना है, इसके बाद आप ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ होगा ना प्रोसेस इसका। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिरयानी पकाई और एक ही दिन में खा ली, ये वाली कहानी नहीं है। ओके, तो कितने किस्म के एसिड होगा बेटा? करंट एसिड, नॉन करंट एसिड। करंट एसिड में कितनी काइंड है? 2। कौन कौन सी? लिक्विड करंट एसिड, नॉन लिक्विड करंट एसिड। और फिक्स एसिड, फिक्स एसिड की कितनी काइंड है बेटा? बताओ तो। लिखी हुई नजर आ रही होंगी, टेंजिबल फिक्स एसिड, इंटेंजिबल फिक्स एसिड, और नेचुरल रिसोर्स। और हम किस एसिड को पढ़ने जा रहे हैं अभी मैंने आपको बताया नहीं। मुझे एक बात बताएं, ये देखें आप, ये अब आपको एक ही नजर में सब दिखा दिया हमने, सारे एसिड्स आ गए। एसिड की 2 काइंड, करंट
और नॉन करेंट। अच्छा एक बात बताएं, जब आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे तो क्या आप अपने यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एसिड को अलग अलग काइंड में करके दिखाएंगे? दिखाना है। आप उन्हें उसे क्या पता कि यह एसिड कितने अरसे में कंज्यूम होगा? आपको सबको अलग अलग करके दिखाना है। एक बात बताओ जरा गौर से सुनो, नोट रिसीवेबल का मतलब क्या है? क्या आपको कस्टमर से पैसे लेने, उधार है नहीं बोले आप, हमें कस्टमर से पैसे लेने, राइटिंग में उसने प्रॉमिस किया हुआ है। गौर से सुने, एक कस्टमर ऐसा है जिसने मुझे नोट लिख के दिया है और 2 महीने बाद पैसे देगा, और एक कस्टमर ऐसा है जिसने मुझे नोट लिख के दिया हुआ है 24 महीने बाद पैसे देगा। बताइए कौन सा एसिड है? 24 महीने वाला कहां जाएगा? नॉन करंट एसिड में। और 2 महीने बाद वाला कहां जाएगा? करंट एसिड में। और जो 24 महीने वाला है वो इनमें से कहां जाएगा? टेंजिबल में, इंटेंजिबल या नेचुरल रिसोर्स में? ओके एक बात बताएं कि अगर मैं कोई एसिड आपको दूं तो आप इसमें से क्लासिफाई कर लेंगे उसको कि करंट में जाएगा या नॉन करंट में जाएगा, करंट में किस में जाएगा? सही है, ओके आइए मुझे ये बताइए कि करंट एसिड कितने सालों में एक्सपायर होता है? एक ही अकाउंटिंग ईयर में एक्सपायर हो जाता है। तो क्या आपने करंट एसिड की एडजस्टिंग एंट्री पढ़ी? हाँ, जो आपने एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ी है ना, वो करंट एसिड की एडजस्टिंग एंट्री तो है। आप लोग शुरू में प्रीपेड रिकॉर्ड कर लेते हैं या सप्लाईज रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ आपने पढ़ी है उसकी, सही। नॉन करंट एसिड की कोई एडजस्टिंग एंट्री आपने नहीं पढ़ी। तो आपके पास नॉन करंट एसिड की काइंड कितनी है? 3। कौन कौन सी? टेंजिबल, इंटेंजिबल और नेचुरल रिसोर्स। टेंजिबल फिक्स एसिड में क्या है? लैंड, बिल्डिंग वगैरह। तो मुझे बताएं क्या लैंड एक्सपायर होती है? लैंड एक्सपायर नहीं होती। लैंड के अलावा जो एसिड्स हैं, बिल्डिंग, मशीन वगैरह, वो एक्सपायर होती है। कैसे एक्सपायर होता है? यूज करोगे तो एक्सपायर हो जाएगा, या उसकी जो लाइफ होगी जैसे जैसे ईयर्स गुजरते रहेंगे वो एक्सपायर होता रहेगा। ये जो इनटेंजिबल फिक्स एसिड है ये कैसे एक्सपायर होगा? टाइम पीरियड गुजरेगा तो हमारा राइट खत्म होता चला जाएगा। और नेचुरल रिसोर्स कैसे एक्सपायर होगा? जब एक्सट्रैक्ट करते रहोगे तो एक्सपायर होता रहेगा। जब हमारा फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग वगैरह एक्सपायर होगी ना, तो जितने से वो एक्सपायर हो जाएगी उसको हम एसिड तो नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। तो उसके एक्सपेंस का एक नाम है। जैसे ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस क्या होता है? ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस होता है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। प्रीपेड रेंट का एक्सपेंस क्या बताया था? रेंट एक्सपेंस। तो जो हमारा टेंजिबल फिक्स एसिड है ना, जब वो एक्सपायर होगा ना तो उसके एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द टाइटल ऑफ एक्सपेंस फॉर विच एसिड? टेंजिबल फिक्स एसिड। क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ टेंजिबल प्लांट एसिड हैविंग लिमिटेड लाइफ। लैंड की लाइफ क्या होती है? अनलिमिटेड, तो वो एक्सपायर नहीं होता। लैंड के अलावा जितने फिक्स एसिड्स हैं टेंजिबल वाले, वो एक्सपायर होते हैं। और जब एक्सपायर हो जाते हैं तो जितने से एक्सपायर हो गए उसे क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर फर्नीचर खरीदा, कितनी फर्नीचर की कॉस्ट है? 2 लाख। 10 साल उसकी लाइफ है, यूजफुल लाइफ। 3 साल गुजर गए, कितनी कॉस्ट एक्सपायर हो गई? 2 लाख रुपए टोटल कॉस्ट से 10 साल उसकी लाइफ है और 3 साल गुजर गए, तो 60,000 की कॉस्ट क्या हो चुकी है? कितनी कॉस्ट एक्सपायर नहीं हुई? 1,40,000 जो एक्सपायर नहीं हुई आज भी एसिड है। लेकिन 60,000 जो एक्सपायर हो गया है ना, क्या एक्सपायर हुआ है? वो टेंजिबल फिक्स एसिड। तो इस 60,000 को हम क्या बोलेंगे? चाहे फर्नीचर एक्सपायर हो रहा हो, बिल्डिंग एक्सपायर हो रही हो, मशीन एक्सपायर हो रहा हो, टेंजिबल फिक्स एसिड में तो जो भी एक्सपायर होगा उसके लिए हम एक ही एक्सपेंस का नाम यूज करते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। जबकि वहां पर एडजस्टमेंट 1 में क्या था? प्रीपेड रेंट के लिए रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस एक्सपेंस। यहां ऐसा नहीं होगा। फर्नीचर एक्सपायर होगा तो फर्नीचर एक्सपेंस नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बिल्डिंग एक्सपायर होगी तो हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। मशीन एक्सपायर होगी तो हम क्या बोलेंगे? सबके लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलेंगे। इसको पहचानने का तरीका है कि फिर अलग अलग कैसे करेंगे। अगर वो 10 साल से पहले एक्सपायर हो जाए या 10 साल तेज ज्यादा चल जाए, ये आप इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इसका अलग चैप्टर आएगा, लाइफ रिवीजन में पढ़ाऊंगा आपको। ये आपका वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन अभी ये आंसर उसका टाइम नहीं है, मतलब एक सूटेबल टाइम नहीं है अभी। अच्छा मुझे बात बताएं, इनटेंजिबल फिक्स एसिड भी एक्सपायर होता है। आपने राइट खरीदा गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए का, 2 साल गुजर गए तो 2 साल का राइट आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो जितना राइट आपका एक्सपायर हो जाएगा ना, उसको आप बोलेंगे एमोटाइजेशन। क्या बोलेंगे? व्हाट इज एमोटाइजेशन? एमोटाइजेशन इज एक्सपेंस। लेकिन ये किस चीज का एक्सपेंस है? इनटेंजिबल फिक्स एसिड का। जब जब इनटेंजिबल फिक्स एसिड एक्सपायर होगा हम उसे एमोटाइजेशन बोलते हैं। और जब नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे,
वो भी एक्सपायर होता रहेगा, और जितना नेशनल रिसोर्स एक्सपायर हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लीशन। तो देखिए 3 एक्सपेंस के नाम आ गए आपके सामने, कौन कौन से, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। तो आप मुझे बताएं जरा, इधर आए वापस, ये हमारे एसिड्स की काइंड है। करंट एसिड में मैंने कुछ बताया आपको, जैसे ऑफिस सप्लाइज एक्सपायर हो तो एक्सपेंस का नाम क्या होगा, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्यों, ऑफिस सप्लाइज इज करंट एसिड, करंट एसिड के लिए डेप्रिसिएशन की टर्म नहीं है। प्रीपेड रेंट एक्सपायर होगा करंट एसिड में तो हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस का नाम क्या होगा, प्रीपेड रेंट के एक्सपेंस का नाम क्या होगा, रेंट एक्सपेंस। अगर आपके पास प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपायर हो रही है तो क्या टाइटल होगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। लेकिन अगर नॉन करंट एसिड में कुछ एक्सपायर हो रहा है और वो टेंजिबल नॉन करंट एसिड है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इनटेंजिबल नॉन करंट एसिड है तो एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, और नेचुरल रिसोर्स है डिप्लीशन एक्सपेंस। जबकि इनके लिए ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनके एक्सपेंस को पढ़ेंगे नॉन करंट एसिड के, तो ये टर्म हमारे काम आएंगी, कौन कौन सी, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। और अभी जो हम एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं ना वो हम पढ़ने जा रहे हैं टेंजिबल प्लांट एसिड की, किसकी, हाँ, हम अभी जो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उसमें हमारे पास किस चीज की एडजस्टमेंट होगी, मशीन, किसकी होगी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स, इनके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम। क्योंकि अगर आपने एक बिल्डिंग परचेज की साल के दौरान और साल खत्म हो गया है तो मुकम्मल तौर पर बिल्डिंग क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। क्या बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो जाएगी, नहीं, उस बिल्डिंग का कुछ पोर्शन, कुछ कॉस्ट एक्सपायर हो जाएगी। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पीरियड के एंड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कितनी बिल्डिंग एक्सपायर हो गई है, मतलब यू हैव टू रिकॉर्ड व्हाट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो अभी हम एडजस्टमेंट ऑफ 5 जो पढ़ेंगे वो किससे मुताल्लिक है, और डेप्रिसिएशन की एक खूबी क्या है, इसका अलग से चैप्टर भी है, उसमें आपके सवाल का जवाब आएगा जब अलग से चैप्टर में आएगा। और अभी हम किस में पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर पढ़ रहे हैं। और हमने, आपको याद होगा, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है, उन्होंने कहा था इस ट्रायल बैलेंस को हमें अपडेट करना है। उसको अपडेट करने के लिए एडजस्टिंग एंट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट होगी तो वापस हम जाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस को अपडेट करेंगे और अपनी रिपोर्ट्स बनाएंगे। जो हमने बात की थी काम वही होगा। अब हम आ रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। अब इजी हो गया काम, हमें एसिड की काइंड मालूम चल गई, हमें मालूम चल गया कि हम एडजस्टमेंट किसकी पढ़ने जा रहे हैं, टेंजिबल, किसकी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे अभी हम, टेंजिबल फिक्स एसिड की, टेंजिबल प्लांट एसिड की है, टेंजिबल नॉन करंट एसिड की एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं हम। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि साल के दौरान हमने खरीदा फर्नीचर। तो मुझे बताएं, जब आप साल के दौरान फर्नीचर खरीदेंगे या बिल्डिंग खरीद लें आप, ये बिल्डिंग आपका कौन सा एसिड है, करंट एसिड है, कुछ ना बताया जाए तो नॉर्मली हम यूज करने के लिए खरीद रहे हैं ना, तो कौन सा एसिड है ये, नॉन करंट एसिड। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे इसकी, अगर कैश में खरीदा है तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। तो आपके पास एक अकाउंट ओपन हो जाएगा किसका, बिल्डिंग का। 2023 Jan 1 को आपने परचेज कर ली बिल्डिंग, ये कैश आ गया, कैश देकर आपने बिल्डिंग परचेज की। और कितने अमाउंट की बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल 3 लाख। छोटा अमाउंट करके समझेंगे तो समझने में आसानी होती है, इस वजह से हम रख लेंगे। अब जब पूरा साल गुजर, अच्छा आप पूछेंगे इंजीनियर से कितने साल चलेगी बिल्डिंग, तो उसने बताया 10 साल चलेगी, 10 साल बाद खत्म, इसको आप फिर तोड़ के नई बिल्डिंग बनाइएगा। तो 1 साल में कितनी बिल्डिंग यूज हो जाएगी, कितनी कॉस्ट एक्सपायर हो जाएगी, 30,000। अब जब साल का एंड आया तो आपके पास डाटा आएगा ना, कौन बताएगा डाटा, ये इंजीनियर ने तो मैनेजमेंट को बता दिया होगा, मैनेजमेंट हमें बताएगी। मैनेजमेंट हमें क्या बता रही है, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन इज ₹30,000, ये हमें मैनेजमेंट ने बता दिया। अभी भी आज भी हमारे पास बिल्डिंग कितने की लिखी हुई है, 3 लाख की, यानी ट्रायल बैलेंस जो बना हुआ होगा उसमें बिल्डिंग 3 लाख की आ रही होगी। सही आ रही है, गलत आ रही है, कितनी आनी चाहिए, 2,70,000 की। तो अब हम क्या करें, अब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। और देखिए ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट नंबर 1 वाला, उसमें भी एसिड रिकॉर्ड हुआ होता था। हम क्या करते थे, एसिड को कम करते थे, एक्सपेंस को बढ़ाते थे। यहां भी वही करना है आपको। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमने डेफर किया हुआ ना, बिल्डिंग को हमने एक्सपेंस नहीं बनाया, बिल्डिंग को हमने क्या बनाया, एसिड बनाया, और बाद में उसको एक्सपेंस बना रहे हैं। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, देखिए मैं उन लोगों से नहीं पूछ रहा हूं जिसको पता है, मैं आपसे पूछता हूं। आप अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए मुझे एंट्री बताएं कि क्या बननी चाहिए। हाँ, बिल्डिंग एक्सपेंस डेबिट, ये एंट्री बननी चाहिए। और बिल्डिंग कम कर देंगे, है ना, और बिल्डिंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये एंट्री बननी चाहिए आपकी प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक।
और अमाउंट कितना आना चाहिए 30,000, लेकिन ये एंट्री नहीं बनेगी। अब इस एंट्री को समझाने के लिए जो बनेगी, मैं पहले तो पुरानी एंट्री का सहारा लूंगा ना। जितने भी टेंजिबल प्लांट एसेट हो, चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो, मशीन हो, जब वो एक्सपायर होता है ना, तो आप फिर उसके नाम से एक्सपेंस नहीं लिखते, आप क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर ये मशीन होती ना तब भी आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि चलो भाई हम एक्सपेंस जो है ना, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे। लेकिन क्रेडिट बिल्डिंग को भी नहीं करेंगे आप। जितने भी फिक्स एसेट्स हैं, जब वो एक्सपायर होते हैं ना, तो उनकी जगह पे एक दूसरे अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो मैं आपको टाइटल बता दूं। उसकी जगह पे एक दूसरा अकाउंट क्रिएट किया जाता है जो कहलाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रीजन अभी बताएंगे आप। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पूरा नाम है इसका, या फिर आप एक और टाइटल भी यूज कर सकते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। तो आपके पास देखिए कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट कर दें, या फिर आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट कर दें। ये क्या है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग? पहले नरेशन लिखो। नरेशन हमेशा यही आएगी, टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन। देखिए ये जो हमारा अकाउंट है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या मुझे समझाने की जरूरत है कि मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों लिखा है? ये तो आपको मैंने बता दिया। लेकिन ये सवाल है कि आपने बिल्डिंग को डायरेक्ट क्रेडिट क्यों नहीं किया? तो देखिए प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बताया था ना पीछे मैंने। जब आप कोई एसेट रिकॉर्ड करते हैं ना, उसके पीछे इनवॉइसेस वगैरह होती है, तो ये अच्छा नहीं समझा जाता कि आप अपने एसेट की, फिक्स एसेट के बारे में बात किया जा रहा है कि उसकी वैल्यू को जो परचेज प्राइस है ना उससे चेंज करें। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं तो परचेज प्राइस पर ही उसको रहने दें। अगर मैं यहाँ बिल्डिंग क्रेडिट कर देता तो यहाँ पर पोस्टिंग होती कितने से? 30,000 से। तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना आता? बैलेंस 2,70,000। इसका मतलब है जो नया ट्रायल बैलेंस बनता उसे बिल्डिंग कितनी आती? 2,70,000। तो इस चीज को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि जितने पर बिल्डिंग खरीदी है उसकी इनवॉइस भी उतने की होगी, तो आप उसको उतना ही रखें और उसकी जगह पे एक दूसरा अकाउंट क्रेडिट कर दें जिसका नाम क्या है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। अब होगा क्या? देखिए, जब आप आगे काम करेंगे ना, पहले इसको मैं क्रेडिट करूं डेबिट करूं, पहले बताओ। क्रेडिट 2023 दिसंबर 31 को ये क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट होगा बेटा? अब जब आप आगे जाके अपना डाटा दिखाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे? आप बिल्डिंग दिखाएंगे 3 लाख, डेबिट में है वो, और ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन काम है क्रेडिट में। ये इसमें से क्या कर देंगे आप? लेस। मतलब आगे जाके दोनों अकाउंट चलेंगे। कौन कौन सा? बिल्डिंग का भी चलेगा 3 लाख से और एक्यूमुलेटेड का भी चलेगा 30,000 से। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसकी नेचर है कॉन्ट्रा नॉन करेंट एसेट। क्या नेचर है इसकी? कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एक आया था पहले, क्या नाम था उसका? ड्राइंग। कॉन्ट्रा ऐसा अकाउंट होता है जो दूसरे अकाउंट की उलट हो। अभी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की वैल्यू को कम कर रहा है ना, इसी वजह से बिल्डिंग की उलट है। और इसकी नेचर, जो रूल्स है ना इसमें, वो भी उल्टे लगते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ाकर हमने क्या किया है? क्रेडिट। अब ये एक्यूमुलेटेड 30,000 का जाकर 3 लाख में से आगे जाकर लेस होगा। मैं लेस करके दिखाऊंगा आपको बैलेंस शीट में। और बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी निकलेगी? नहीं, आप ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इस तरीके से, ये देखें, आप लिखेंगे बिल्डिंग 3 लाख, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लिखना है, और उसमें से लेस कर देंगे क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं। कितने से लेस करेंगे? 30,000 से। तो इसको लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो बिल्डिंग की असल वैल्यू होगी। कितनी? 2,70,000। इसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। तो आगे जाकर आपको ये चीज नजर आएगी कि जो बिल्डिंग की असल वैल्यू है 3 लाख, वो हमेशा वैसी रहेगी। उसको आप क्रेडिट करके कम नहीं करेंगे। वो सिर्फ कब क्रेडिट होगी? जब आप बिल्डिंग को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। उससे पहले बिल्डिंग को उतना ही रखेंगे, और बिल्डिंग की जितनी कॉस्ट एक्सपायर होगी उसको कम करने के लिए आप इनडायरेक्टली एक दूसरा अकाउंट यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और उसको बिल्डिंग में से ले जाकर लेस कर देंगे। तो हमारे पास, मुझे बताएं, इस एंट्री में कितने नए अकाउंट्स हैं? एक नया अकाउंट है, दोनों नए अकाउंट है? क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पुराना अकाउंट है?
ये भी नया अकाउंट, तो इसको भी बनाएंगे आप। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट हो रहा है क्रेडिट 2023 दिसंबर 31, एडजस्टमेंट में डेबिट हो गया 30,000। अब हमारे पास ये जो एंट्री बनी, इसको मैं दोबारा बता देता हूं आपको। जब भी फिक्स एसिड एक्सपायर हो क्या करना है, फिक्स एसिड की जितनी कॉस्ट एक्सपायर हो गई है उससे आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करेंगे, टेंजिबल फिक्स एसिड की। उसके नाम से कुछ नहीं आएगा, फर्नीचर एक्सपेंस, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं होगा। और डायरेक्ट उस एसिड को क्रेडिट करने के बजाय एक दूसरा अकाउंट यूज करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दिस इज कॉन्ट्रा फिक्स एसिड। एसिड बिल्डिंग की वो क्या है, नेचर एसिड, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, कॉन्ट्रा एसिड। और बिल्डिंग में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फीचर में ले जाकर माइनस करके उसकी बुक वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब एज्यूम करें, अभी मुकम्मल तौर पर बात क्लियर नहीं हुई है, अभी क्लियर होगी जो मैं आगे वाला काम करवा रहा हूं। यहां पर आ जाए आप। अब दूसरा साल आ गया, दूसरा साल आया आपके एसिड का, तो आपके पास वो जो अकाउंट्स है ना, कौन कौन से, एक तो बिल्डिंग का अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का अकाउंट, वो पहले से मौजूद होगा। यहां बना लेते हैं, ये हमने बी पढ़नी है। ये जो हमने पढ़ी थी ना, ये ए थी। ए मतलब फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा ना 5A, अब 5B पढ़ लें। 5B मतलब उसी एसिड का दूसरा साल आ रहा है। तो ये एसिड कितने का एक्सपायर हुआ है, 30,000। तो जनरल लेजर में देखिए हमारे पास एक अकाउंट तो मौजूद होगा पहले से, किसका, बिल्डिंग का। कितने से मौजूद होगा, 2023 दिसंबर 31, बल्कि जैन लिख लें आप इसमें, जनवरी 1 को ही इसका बैलेंस होगा। कितने का था ये बिल्डिंग, 3 लाख, 3 लाख का ही लिखा भाई, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप। और आपके पास एक दूसरा अकाउंट ओपन हुआ होगा, एक्यूमुलेटेड, क्योंकि ये भी एसिड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस नहीं, ये कॉन्ट्रा एसिड है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देखिए जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं ना, वो उसी साल क्लोज हो जाते हैं। अभी हम क्लोजिंग एंट्रीज आगे पढ़ेंगे, वहां नजर आएगा आप। तो 2 अकाउंट आगे जाएंगे, कौन कौन से, एसिड अकाउंट आगे जाते हैं, लायबिलिटी अकाउंट आगे जाते हैं, और ऑनर इक्विटी का अकाउंट आगे जाते हैं। बाकी एक्सपेंस और रेवेन्यूज जिस साल के होते हैं उस साल में खत्म कर देते हैं। अभी ये टॉपिक आएगा, अभी आगे आएगा। तो हमारे पास 2 अकाउंट मौजूद होंगे 2023 जैन 1 को, एक तो बिल्डिंग का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का। कितना, 30,000। ये दोनों अकाउंट क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है कि बिल्डिंग जब खरीदी गई थी ना, तो 3 लाख की खरीदी गई थी, वही परचेज कॉस्ट लिखी हुई उसकी, उसको हमने क्रेडिट करके कम नहीं करना। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या बता रहा है कि पिछले साल 30,000 की बिल्डिंग क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। अब ये जो साल आया, इसमें जब साल का एंड आएगा तो हमारे पास दोबारा डाटा आएगा, एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन इज रुपीज, एज्यूम करें दोबारा 30,000। अब आप क्या बोलेंगे, अच्छा एक्सपायर हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वैल्यू कितनी आ रही है बिल्डिंग की, 2,70,000। क्योंकि वैल्यू जब आप बताएंगे ना, तो इन दोनों अकाउंट को आपस में माइनस करके बताएंगे। दोनों को अलग अलग लिखने का मकसद क्या है, ताकि आपको डिटेल भी नजर आ रही हो कि भाई मशीन बिल्डिंग असल में 3 लाख की है, जबकि उसकी एक्सपायर्ड कॉस्ट कितने की है, 30,000 की। ये काम हम करेंट एसिड में नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वो उसी साल खत्म हो जाता था। जबकि जो फिक्स एसिड है वो सालों चलेगा, तो आप सालों उसकी दोनों चीजें दिखाएंगे, कॉस्ट भी दिखाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिखाएंगे। अब इस साल का जो एक्सपायर हो रहा है, क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूं कि वो एक्सपेंस हो गया है, कैसे रिकॉर्ड करूंगा, 2023 दिसंबर 31 को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब 24 है, हाँ सही है, वो 23 था ना, तो हर जगह यहाँ पे 24 ही आएगा ना बेटा, थैंक यू बेटा। तो हर जगह यहाँ पर 24 ही आएगा बेटा। दूसरे साल में आ चुके हैं हम, हो सकता है, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल को नॉर्मलाइज रख रहे हैं ना बेटा। आप लोग अगला टॉपिक, इसके बाद अकाउंटिंग साइकिल के बाद जब डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां आपको मेथड्स पढ़ाए जाएंगे, वहां पे पता चलेगा आपको कि भाई किस तरीके से अमाउंट निकलता है। अभी ये 30,000 का अमाउंट कहां से आया है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको कंप्यूट करने के मेथड्स हैं, ऐसे नहीं आ जाता ये। लेकिन अभी मैं आपको मेथड्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रोसीजर सिखा रहा हूँ कि एंट्री कैसे बनती है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं इसके। तो अब दोबारा वही एंट्री बनेगी, क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब मैं अलाउंस का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे लिखा है आपको समझाने के लिए कि दोनों टाइटल हो सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट।
कितना बेटा? 30,000। नरेशन क्या आएगी? टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड, इसकी नरेशन चेंज नहीं कर देना। इससे मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? एस्टिमेटेड। बताया नहीं मैंने मैं क्यों यूज कर रहा हूं, बताऊंगा आगे, अभी नहीं बताया, चले बता देता हूं अभी। ये जो बिल्डिंग का एक्सपेंस आप निकाल रहे हैं ना, ये अंदाजा करके निकाला जाता है। इसकी वजह ये है कि जो लाइफ बताई गई है 10 साल चलेगा, ये एस्टिमेटेड है ना, अंदाजा लगाया हुआ है ना। प्रेडिक्टेड अलग चीज होती है बेटा। एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि फिगर्स अकर हो चुकी हैं लेकिन आपको वो पता नहीं चल रही कि एक्चुअल क्या है। प्रेडिक्शन का मतलब ये होता है फ्यूचर आप बता रहे हैं, या फ्यूचर थोड़ी बता रहे हैं, हो चुकी है चीज, उसका अमाउंट हमें नहीं मालूम चल रहा। ओके, अब ये एंट्री बनने के बाद हमारे पास कितने अकाउंट ओपन होंगे? 2। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का ओपन होगा, वो भी नहीं कर रहा ओपन, नहीं कर रहा ना, ऐसी नहीं कर रहा, होगा ओपन, मैं नहीं कर रहा हूं ओपन ऐसी। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट पहले से ओपन हुआ हुआ है, नजर आ रहा है आपको? ये पहले से ओपन क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि ऐसी पिछले साल यूज हुआ था। अब ये जो मजीद क्रेडिट हो रहा है ना, इसको आप यहां पोस्ट करेंगे कब? दिसंबर 31 को पोस्ट करेंगे आप। क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, एडजस्टमेंट कितने से? 30,000 से। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बैलेंस कितना आ जाएगा इसका? 60,000। अब जब आप आगे लिखेंगे ना बिल्डिंग, तो कैसे लिखेंगे? बिल्डिंग 3 लाख और लेस करेंगे उसमें से अलाउंस फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 60,000। फिर ये अगले साल जाएगा, तो अगले साल क्या होगा? ये बिल्डिंग ऐसी लिखी हुई होगी और यहां क्या लिखा होगा? 2025 जनवरी 1 बैलेंस 3 लाख। और यहां क्या लिखा हुआ होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 2025 जनवरी 1 बैलेंस कितना लिखा हुआ होगा? 60,000। फिर दोबारा अगले साल ये एंट्री बनेगी 30,000 से, फिर दोबारा आ जाएगा ये। इस तरीके से साल गुजरते चले जाएंगे और एक 10वें साल क्या होगा? ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। और जब 3 लाख होगा इसका मतलब एसिड मुकम्मल तौर पर यूज हो गया। उसका मतलब ये होगा 3 लाख की बिल्डिंग थी और मुकम्मल तौर पर 3 लाख की क्या हो गई? यूज हो गई। यानी हर साल होगा क्या? कॉस्ट का अकाउंट नॉर्मली ऐसी रहेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या होता रहेगा? इजाफा होता रहेगा। पुराना बैलेंस अगर एक्यूमुलेटेड का मौजूद है, इसका मतलब होगा पिछले साल वो यूज हुआ है और इस साल मजीद उसमें इजाफा होता चले जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा, हाँ कॉन्ट्रा एसिड तो है। फुल नेचर क्या है? कॉन्ट्रा नॉन करेंट एसिड। और ये फिक्स एसिड की कॉस्ट में से क्या किया जाता है? माइनस। क्या मालूम करने के लिए? फिक्स एसिड की अभी की वैल्यू, और उसको क्या कहते हैं हम? बुक वैल्यू। तो अगर एक फिक्स एसिड 10 लाख कॉस्ट है उसकी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6 लाख है, आप क्या बोलेंगे? 6 लाख रुपए की कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी है, अब मजीद आने वाले जमाने में ये 4 लाख का मजीद एक्सपायर हो सकता है। और इसकी एक्सपायर्ड कॉस्ट बढ़ाने के लिए जो एंट्री बनाते हैं वो ये रही, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो आप अगर बोले तो खुशखबरी सुना दें आपको। खुशखबरी ये है कि ये एंट्री भी फिक्स है। आंधी आए, तूफान आए, ये एंट्री नहीं हिलेगी। तो आपके पास 3 फिक्स एंट्रीज आ गई। कौन कौन सी? 3, 4, 5। 3 के अंदर भी डाटा देखो और एंट्री बना दो डायरेक्ट। 4 में भी डाटा देखो, एंट्री बना दो। 5 में क्या होगा? 5 में डाटा में लिखा होगा डेप्रिसिएशन इतना है, बस आंख बंद करें और ये एंट्री बना दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेकिन मैंने आपको रीजन बताया इसका। कोई आपसे पूछे कि आपने यह बिल्डिंग एक्सपेंस डेबिट क्यों नहीं किया, आपके पास रीजन होना चाहिए। कोई आपसे पूछे कि भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट क्यों किया, बिल्डिंग क्रेडिट क्यों नहीं किया, तो आप बताएंगे कि कॉस्ट, फिक्स एसेट के कॉस्ट के अकाउंट को नहीं छेड़ा जाता। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं और जितनी कॉस्ट एक्सपायर होती है उसको हम फिक्स एसेट से कम करने के बजाय तो दूसरे अकाउंट में जमा करते रहते हैं, और फिक्स एसेट की कॉस्ट को जो माइनस करते हैं वो इनडायरेक्टली करते हैं। कैसे? बिल्डिंग भी लिखेंगे और उसमें से लेस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हैव यू अंडरस्टूड इट? एनी प्रॉब्लम अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 5? एडजस्टमेंट नंबर 5 अलग से क्यों पढ़ी हमने? क्योंकि ये नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, और एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने अलग क्यों पढ़ी थी? वो करंट एसेट से रिलेटेड है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा है लेकिन एंट्री बनाने का तरीका डिफरेंट है। उसमें भी क्या किया था हमने? एसिड को कम करके एक्सपेंस बढ़ाया था। इसमें भी तो एसिड को कम करके एक्सपेंस बढ़ाया है, लेकिन एंट्री वैसे नहीं बनी जो इन्होंने बताई थी। इन्होंने क्या बताई थी? बिल्डिंग एक्सपेंस डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, सही बताई थी ना अपने मुताबिक आपने, लेकिन वो एंट्री फिक्स एसिड के केस में नहीं बनी। तो आज के बाद अगर आपके सामने ऑफिस सप्लाईज की एंट्री आई एडजस्टिंग, तो आप क्या करेंगे? बताइए, क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा बेटा ये बताओ, ऑफिस सप्लाईज अगर एक्सपायर होगी तो क्या करोगी? ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस बोल दोगी, फिर क्या बोलो? और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस ही बोलेंगे ना। और अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मशीन एक्सपायर होगी तो क्या बोल दोगी?
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के साथ ना नाम लिखेंगे आप एसिड का। अगर एज्यूम करें मेरे पास 5 फिक्स एसिड है और सब एक्सपायर हुए हैं, तो मैं सबकी कंबाइन एंट्री बना सकता हूं। क्या करूंगा मैं? सबके एक्सपेंस को मिला के लिखूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और सबके अलाउंसेस को उनके नाम से अलग अलग क्रेडिट करूंगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीन क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्सचर क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑटोमोबाइल्स क्रेडिट। इस तरीके से होगा। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आगे क्वेश्चन में आने वाला है। एनी क्वेश्चन? सकते, मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो, आप लोगों को पता है कि वो ओपन होगा। हमारे काम का अकाउंट इसमें समझ, ये मैंने 5B क्यों करवाई है आपको? ये समझाने के लिए कि हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा, ये बताने के लिए करवाई। हर दफा जो भी एसिड लायबिलिटी और कैपिटल का जो एंडिंग बैलेंस होता है वो अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। यही तो आपको बताया था अभी कि बिल्डिंग अगर अगले साल में जाऊंगा ना 2025 में, तो बिल्डिंग 3 लाख की आएगी, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 का बिगनिंग बैलेंस होगा। चले आगे चले, 1 2 3 4 5 हो गई। और आप वो लोग हो जो बहुत मेहनती हो, और मुझे उम्मीद है कि कल आप सारी एडजस्टमेंट रिवाइज करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में सारी एडजस्टमेंट रिवाइज करके आएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि जो हम अब न्यूमेरिकल करेंगे ना, वो सारी एडजस्टमेंट एक साथ आ रही होंगी, और वो आप लोग मुझे बनवाइएगा या मैं खुद बना लूं, खुद ही बना लूं, मैं खुद ही बना लूं, खुद ही पढ़ लूं, सारा काम हो रहा है। ओके, आ जाए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एडजस्टमेंट नंबर 5। क्या एडजस्टमेंट नंबर 6? क्या हम एडजस्टमेंट नंबर 5 का अलग से चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे? हाँ, एक अलग चैप्टर आएगा, उसका अलग न्यूमेरिकल आता है। वो पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स से रिलेटेड है। पेपर में वो ज्यादा एग्जामिन होता है। अभी जो हम एडजस्टमेंट नंबर 6 से मुताल्लिक बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं एडजस्टमेंट नंबर 5 में, तो फिक्स एसिड है ना, ये टेंजिबल फिक्स एसिड है। जब मैं टेंजिबल फिक्स एसिड का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप बताएं, तो उस टाइम अगर मैं दोबारा मुझे बताना पड़ जाए कि टेंजिबल फिक्स एसिड क्या होता है, तो अच्छी बात है। अच्छी बात आपके लिए नहीं है, क्लास का टाइम वेस्ट होगा। तो जो चीजें मैं तो बता दूंगा बेटा, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो बात है, आप लोग हर चीज को जो है अपने फायदे के अंदर लेके जाया करो। कि वहां पर हम एफिशिएंटली कैसे पढ़ सकते हैं। अभी क्लास में छांटियां होंगी, अभी आप देखते रहिएगा। एंड में इतने बच्चे नहीं होते, हर क्लास में यही होता है। मतलब FFA के अंदर बचेंगे वो जो पढ़ने वाले लोग हैं। इतना सारा पढ़ना पड़ता है, ऐसे में भी थोड़ा कम थोड़ी पढ़ना पड़ता है। आप तो जो पढ़ने वाले बचेंगे उनके चेहरे अलग होते हैं। तुम्हारा चेहरा थोड़ा 70% वैसी है, 30% थोड़े मसाइल। वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। और अगर कोई मैच्योर ना होना चाहे तो उसको मैं मैच्योर कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं वो तरीके यूज कर सकता हूं, अगर आप नहीं चाहें तो हम पढ़ते रहें। देखिए, टीचर के बाद 2 तरीके होते हैं। ये थोड़ा टाइम किस में लेके जाए वो। एक्सक्यूज मी, मुझसे डरेगा। बी क्वाइट। आप चले जाएं, यू मे गो। ओके, नाउ लिसन। एडजस्टमेंट नंबर 6 का भी अलग चैप्टर है, इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। क्या नाम है? वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंटिंग साइकिल खत्म करने के बाद हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग साइकिल के बाद। अगर कोई स्टूडेंट वो 3 चैप्टर पढ़ ले और एडजस्टमेंट पढ़ ले और ये अकाउंटिंग साइकिल पढ़ ले और एक चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन का पढ़ लेना, पेपर उसके निकल जाएगा। यानी अकाउंटिंग साइकिल, आगे वाले 3 चैप्टर और एक बैंक रिकंसिलिएशन। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अकाउंटिंग में वो टॉपिक जो आगे हैं वो नहीं पढ़ने चाहिए। ऐसा हो सकता है, आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें ये है कि ये टॉपिक ज्यादा एग्जामिन हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप पेपर देने जाएं और वो सारे बकिया टॉपिक डाल दें, तो फिर मुझे नहीं बोलिएगा। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 6 को पढ़ने के लिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं कस्टमर के बारे में। कस्टमर को आप देते हैं उधार। बेटा आप जरा बिल्कुल सीरियस हो जाए। सही, कस्टमर को देते हैं आप उधार, और जो उधार आप देते हैं ना उसे कहते हैं, उसे रिसीव करना होता है ना वापस, उसे कहते हैं डेट, DEBT, डेट। और जो उधार आप लेते हैं उसे कहते हैं क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जो उधार मैंने लिया है,
तो मुझे वापस करना होता है, जब भी तो वो कहलाता है क्रेडिटर, जिससे मैं उधार लेता हूँ। और जो उधार मैंने दिया है उसे कहते हैं डेट। डेट मतलब जो कर्जा मुझे वापस लेना है, और जिसको दिया होता है वो कहलाता है डेटर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर असलम से मैंने पैसे लिए हैं, तो वो मेरे कौन है? क्रेडिटर, और मैंने उनसे क्रेडिट लिया है। लेकिन अगर मैंने असलम को उधार दिया है तो वो मेरा कौन है? डेटर। डेटर में 20 साइलेंट होता है, और जो मैंने उसको दिया है वो क्या कहलाता है? डेट। और हम बात कर रहे हैं किसकी? डेट की। किसकी बात कर रहे हैं? डेट की। तो ये जो डेट है ना, डेट, DEBT, डेट, 20 साइलेंट है इसमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इसका पेपर में बहुत वेटेज होता है, अलग अलग से टॉपिक इन्होंने डाला है, उसमें बड़ा वेटेज है। और ये चीज जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, इंप्लाइड होगा कि आपको पता है। और ये अभी इस वजह से डिस्कस की जा रही है, एडजस्टमेंट में आ रही है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता, तो आप पहले सुन ले पूरी बात। डेट मतलब क्या है? कस्टमर से पैसे लेने। कितने लेने? फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए। अगर ये पैसा कस्टमर से मिल जाए, अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। तो ऐसे डेट को हम बोलते हैं गुड डेट। गुड डेट मतलब ऐसा डेट जो रिकवर हो गया, जब भी तो उसको गुड बोल रहे हैं। और गुड, अच्छा, जब आप उधार देते हैं कस्टमर को, तो क्या आपने कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग की होती है कि भाई इसको मैं उधार दूं या ना दूं? भाई जिसको आप उधार देंगे आप क्रेडिट रेटिंग करेंगे। क्रेडिट रेटिंग का मतलब आप उसको जांचेंगे कि भाई मुझे पैसा वापस करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब है उधार देने से पहले आपने मुकम्मल तौर पर अपनी दिली तसल्ली कर ली थी, उसके बाद आपने उसे उधार दिया है 5 लाख रुपए की गुड्स। अब जब कलेक्शन का वक्त आया तो उसने आपको पैसे दे दिए, तो आप बोलेंगे देखो मेरी एस्टिमेशन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और इस कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग मैंने सही की थी, मुझे पैसा मिल गया। तो आप खुशी में एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी ये एंट्री बनेगी। देखें, दिस इज द एंट्री फॉर गुड डेट। गुड डेट मतलब पैसा कलेक्ट हो गया तो आप एंट्री बना देंगे कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका डेट हो जाए बैड। बैड डेट, शायरी हो रही है। बैड डेट, बैड डेट मतलब बुरा कर्जा, ऐसा कर्जा जो बुरा हो गया। बुरा मतलब क्या है? वापस नहीं मिल रहा। अब गौर से सुनना, वापस कब नहीं मिलता पैसा कस्टमर से? मैं बता रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं। हाँ, अपना नाम बताएं। आपका नाम क्या है? बुशरा, सॉरी, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? ईजान। ईजान भाई जो है, उनका एक कस्टमर है असलम। असलम, बस ये नाम आसान है, इस वजह बोलते हैं। ईशान भाई चले गए उसके आप पैसे लेने के लिए कि 5 लाख रुपए दो मेरे, और उसके घर पे पहुंच गए आप। उसने बोला अच्छा पैसे लेने आए हो तो चलो मैं अपना घर भी दिखाता हूं तुम्हें। और वो घर घुमा रहे हैं, आपको लेके चला गया अंडरग्राउंड, और वहां कुछ जो है ना बंदे बंधे हुए थे। तो उसने क्या किया, एक बंदे को बाल से उठाया और उसकी गर्दन उड़ा दी। अब ईजान भाई को फिर वो ऊपर लेके गया, बोले आप चाय पियेंगे या ठंडा पियेंगे, और कुछ बात कर रहे थे आप, क्या पैसे वैसे की। तो ईजान भाई ने पैसे वैसे नहीं चाहिए भाई, ये तो मैं ऐसे आपसे मिलने आया था, तो चाय वाय भी नहीं चाहिए और गला खराब है सारा, वो चाय जाने से भी मसला और आप घर आ जाएंगे। इसका मतलब है वो जो आपका डेट था वो बैड हो गया। अब आप घर आकर क्या उस अकाउंट रिसीवेबल को सजा के रखेंगे? आप उस अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, क्योंकि आपका जो डेट था वो बैड हो गया। अब ईजान भाई, आप क्या रहा नाम? नहीं, बराबर वाला अबू बकर भाई को अपने कस्टमर से पैसे लेने थे असलम से। वो असलम के घर पहुंचे, असलम जो है ना उसके घर के बाहर शामियाना लगा हुआ है। अब अंदर गए तो देखा कि असलम लेटा हुआ है, यानी असलम का इंतकाल हो चुका है। और ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, बोलने तो दो बेटा, जो अकाउंट रिसीवेबल है ये ओरल प्रॉमिस होता है, राइटिंग में होता है? ओरल होता है। और जो कस्टमर मर गया तो कस्टमर का वादा भी किया, उसे किसी को बता के थोड़ी रखा हुआ होगा। बता के रखा हुआ भी है तो आप इस पे यकीन नहीं करेंगे कि बता के रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। कस्टमर गया, अब आप इस आश्रय में के पैसे मिलेंगे, आप उसके जनाजे में भी शरीक हो गए। अबू बकर कब्रिस्तान गए तो वहां किसी ने बोला ही नहीं कि भाई इसके पैसे किसी को देने लेने, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप वापस आए, छोले की बिरयानी आपने बोला चलो खा लेते, वो खा पी के आपने फिर भी इंतजार किया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला कि इसके पैसे, कुछ भी नहीं हुआ। अब वापस आ गए। अब आप वापस आके उस अकाउंट रिसीवेबल को सजा के थोड़ी रखेंगे, आप उसे क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता ना, मैयत का घर है, आप जाके बोलेंगे वो मर गया था उसने पैसे देने थे, ऐसे थोड़ी करेंगे आप ही बोलेंगे बाद में देखा जाएगा। और आप जाके यकीन कैसे दिलाएंगे? वो बोलेंगे तुम झूठ बोल रहे हो,
अब्बू ने तो ऐसा नहीं बोला था वगैरह वगैरह। अच्छा आपका क्या नाम है, आपका नाम बताइए। शुएब भाई। शुएब भाई का कस्टमर था, यानी कि देखिए डैड के बैड होने का पहला रीजन क्या निकला, कस्टमर बदमाश निकला। अब आपको पहले, अब ये बोल रहे हैं पहले हमको पता नहीं था कि बदमाश नहीं, आपने जिससे भी पूछा ना उसने भाई के बारे में बुराई तो करनी नहीं, उन्होंने बोला भाई तो पहले वो तो नहीं पैसे देते हैं, बड़ा जबरदस्त शरीफ बंदा है, तो अगर वो बोलेगा तो वो मरेगा, तो उसने सबने उसकी तारीफ ही की थी। बहरहाल तो डैड के बैड होने का मतलब पहला रीजन क्या निकला, कस्टमर बदमाश निकला। दूसरा मर गया। तीसरा देखें आप, ये जब शुएब भाई गए तो वो जो कस्टमर है वो उसे मिल गया और कस्टमर को इसने बोला भाई वो मेरे पैसे, तो उसने क्या बोला, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, दुनिया गोल है, घूम रहे हो। यानी कि अब वो पागल हो चुका है, अनसाउंड माइंड। अब आप उसे याद दिला रहे हैं तुम्हें मेरे पैसे देने, और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। अब लोग सामने तो गुजर रहे लोगों ने, पागल हो गया भाई क्या आप इससे पैसे वैसे ले रहे हैं, कोर्ट भी लेके जाएंगे तो कोर्ट भी उससे पैसे नहीं दिलवा सकता किसी भी तरीके से, उसकी कोई एसेट भी नहीं है। अब मुझे बताएं आपका पैसा क्या हो गया, दोबारा डूब गया। अब आप घर में आके क्या करेंगे, मतलब बिजनेस में आके उस अकाउंट रिसीवेबल को रो के खत्म कर देंगे। तो इसके अलावा और सुनिएगा, आप गए कस्टमर के घर पर तो उसे घर में बहुत बड़ा ताला लगा हुआ, आप उसे बजाए जा रहे हैं लेकिन आपने ताला देखा नहीं, तो सामने से बंदा जा रहा है बोल रहा है भाई ताला लगा हुआ है। आपके दिमाग में ये नहीं था कि ताला लगा हुआ होगा, आप तो नॉर्मली आते हैं, खटका देते हैं, कस्टमर बाहर आ जाता है। इस दफा आप आए तो आपके माइंड में देखें जो चीज नॉर्मली होने नहीं होती वो फिर हम लोग उससे एज्यूम नहीं करते कि ये होगी, तो इस वजह से जरा एहतियात करें आप। हाँ, तो अगर आप पहुंचे वो ताला लगा हुआ है बड़ा सा, तो आपने सामने वाला बंदा गया बोल रहा है भाई ताला लगा हुआ है देखो, तो बोले कहाँ गए ये लोग, बोले 2 हफ्ते हो गए ये लोग चले गए, और कहाँ गए ये बता के नहीं गए। इसका मतलब है कस्टमर क्या हो गया, फरार हो गया। तो अभी भी आपका पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं पैसा डूबने के, कस्टमर बदमाश निकले, अनसाउंड माइंड हो जाए, डेथ हो जाए, या फरार हो जाए, या एक और तरीका भी हो सकता है। आप गए कस्टमर के पास और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि मैं घर पे नहीं हूं, तो आपने बोला भाई तुम ही बोल रहे हो मैं घर पे नहीं, आपने दरवाजे को लात मारी, अंदर गए, बाहर आओ, बाहर ले गए तो बोल रहा है भाई कुछ भी नहीं है मेरे पास, सारी चीजें उधार की लेंगे, कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मार लो, पैसे नहीं है मेरे पास। अब आप क्या करेंगे, मारेंगे उसको, तो उसको नहीं बेच सकते ना आप, तो आप बोलेंगे सही है भाई। अगर आप उसे मारते हैं कस्टमर को या आप उसे कुछ भी करते हैं तो सिविल बल्कि क्राइम के तहत, क्राइम है ये, आपने कस्टमर को मार नहीं सकते कि मुझे पैसे दो, आप उसमें केस करके कोर्ट लेके जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगा कि ये पैसे दे सकता है या नहीं दे सकता। ये थोड़ी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए उसकी पिटाई कर रहे हैं आप। वैसे भी जो वो है बॉडी पार्ट्स बेचना इलीगल है। अच्छा अब क्या हुआ, वो जो कस्टमर था उससे पैसे हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो हम बोल देंगे जब आए तो दे देना, लेकिन हमें लग रहा है कि अब ये पैसे, लेकिन जब हमने उसे बेचा था तो उस टाइम उसकी हालत बिल्कुल सही थी, बिजनेस चल रहा था, अब अचानक कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से कहानी। तो हमारा ये जो डैड था ये क्या हो गया, बैड। तो देखिए डैड के बैड होने के रीजंस देखिए क्या लिखे हुए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी मतलब पैसा नहीं दे सकता, उसके पास पैसा नहीं है, अनसाउंड माइंड हो जाए, या कस्टमर क्या हो जाए, फरार। वो रीजन नहीं लिखा मैंने, गर्दन वाला, गर्दन उड़ा दी, लेकिन वो रीजन जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रेडिट पे माल भेज देती है और जब पैसा लेने जाती है तो वो बोलता है लेके दिखा दो आप। जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सियासतदान ऐसे लेते हैं तो उनसे कोई पैसा वापस ले सकता है, बैंक से उधार ले लेते हैं तो कौन उनसे पैसा वापस लेगा, गरीबों से ले लेते हैं वो। तो वो रीजन बहुत मेन रीजन है, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा नहीं क्योंकि वो बुक्स में मेंशन नहीं हुआ, डिफरेंट जगहों पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में बहुत यूज हो रहा होता है। तो दीज आर द रीजंस, डेथ, इंसॉल्वेंसी, अनसाउंड माइंड, स्कैप हो जाए तो आपका डैड क्या हो गया, बैड हो गया। जब डैड बैड होगा तो आप मुझे बताएं, जब गुड डैड हुआ था तो आपने क्या एंट्री बनाई थी, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्या आपने ये पहले एंट्री पढ़ी हुई है? हाँ, लेकिन अब मैंने इसको नाम दे दिया है किसका, गुड डैड का। जब कस्टमर पैसे नहीं देगा तो आप आके अपने अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर दोगे, खत्म। उस टाइम भी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करोगे आप, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन डेबिट आप कैश को नहीं कर सकते, कैश तो नहीं मिला आपको, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंस। जब भी कोई एसिड खत्म हो जाता है ना तो एक्सपेंस बन जाता है। शुरू में आपको बताया था एसिड फ्यूचर में एक्सपायर होके या तो दूसरे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या एक्सपेंस बन जाएगा, तो ये एक्सपेंस बन गया और इसका नाम, अब आपने जो बात की है कि लॉस हो गया, लॉस नहीं है ये, क्योंकि जो एक बात बताएं,
नॉर्मली, अब गौर से सुनना, सीरियस है पॉइंट, अगर आप कस्टमर को क्रेडिट पर बेचते हैं, तमाम कस्टमर्स को आप ज्यादातर वो क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो क्या उसमें बैड डेट्स होगा? कुछ ना कुछ तो बैड डेट्स होगा। और अगर आप क्रेडिट पे ना बेचें तो क्या इतनी सेल कर पाएंगे जितनी अभी कर रहे हैं आप? इसका मतलब है आपको पहले से माइंड में होता है कि इतना बैड डेट्स तो फ्यूचर में होगा, यानी ये बैड डेट्स जो है ना आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर आप क्रेडिट पे सेल ना करें तो बैड डेट्स नहीं होगा, बैड डेट्स नहीं होगा, और क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे तो सेल भी ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब है सेल ज्यादा करनी है तो उधार पे बेचो, उधार पे बेचोगे तो बैड डेट्स होगा। इसका मतलब है ये बैड डेट्स आपको रेवेन्यू कमा के दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है ना, तो इनडायरेक्टली दे रहा है बेनिफिट, इसी वजह से लॉस नहीं है, एक्सपेंस है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस होगा वो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर बैड डेट्स एक्सपेंस। यानी हमारी देखिए ये एंट्री बनेगी, नजर आ रही है आपको? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यानी यहां पर जो हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया है ना, ये इस वजह से क्रेडिट किया है क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह पे डेबिट हमने कैश शो करने के बजाय किसको किया है? बैड डेट्स एक्सपेंस। और यहां पर हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया गुड डेट में, लेकिन कैश क्यों डेबिट किया? क्योंकि कैश कलेक्ट हो गया। अब हम गुड डेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बैड डेट की। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, टेक्निकल डिस्कशन है ये, दिस इज नॉट अ नॉर्मल डिस्कशन, गौर से सुनिए। और इतनी गहराई में कोई भी बैड डेट्स आपको नहीं बताएगा, इतनी गहराई में हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे मुझे फायदा होता है, मुझे फायदा ये होता है कि आगे आप खुद ब खुद काम करने के लायक हो सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवाइज करके आना चाहिए। यू मस्ट रिवाइज। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूं, आपकी जगह पे रिवाइज नहीं कर सकता। नाउ लिसन, एक बात बताएं, पीछे प्रिंसिपल पढ़ के आ रहे हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। हाँ, इसे फैक्टरिंग कहते हैं, फैक्टरिंग। बैड डेट जब हो जाता है ना, तो फिर तो बैंक को तो पैसा ही नहीं मिलेगा ना इसके अगेंस्ट, तो बैंक तो ये खरीदेगा नहीं रिसीवेबल हमसे। उनको क्यों नहीं पता? उन्हें बताएंगे हम। देखिए गौर से सुने, जब बैंक हमारा अकाउंट, आप कौन है बेटा? आप जाइए, नॉट अलाउड। अब इनको बैग दे दें। ये बेटा, ओके नाउ लिसन, आपका जो सवाल था उसका जवाब हम दे रहे हैं। बैंक जब फैक्टरिंग करता है ना, हमारा अकाउंट रिसीवेबल खरीदता है, तो उस वक्त बैंक हमारे कस्टमर, बंदा भेजता है, कस्टमर से पूछता है क्या आप ये पैसे दोगे? वो बोलता है हाँ मैं ये पैसे दूंगा, तो बैंक हमारा अकाउंट रिसीवेबल खरीदता है हमसे। अब बैंक को हम अकाउंट रिसीवेबल बेचने जा रहे हैं कि हमें 1 लाख कस्टमर से लेने हैं, आप ले लेना, आज हमें थोड़ा सा पैसा काट के दे दो। और बैंक जब कस्टमर के पास जाए, बैंक कस्टमर बोल रहा है मैं तो नहीं दे सकता, तो कस्टमर हमसे, जो बैंक है, हमसे फैक्टरिंग करवाएगा। फैक्टरिंग कब होगी? जब पैसा मिलने की उम्मीद 100% होगी, और ये वाली कंडीशन होगी बैड डेट्स, तो फिर कोई भी वो अकाउंट रिसीवेबल हमसे नहीं लेगा। हम नहीं ले सकते अपने कस्टमर से पैसा, तो वो कहां से लेगा? समझ में आई बात? ओके, अब बात सुने, डिस्कशन क्या है कि हमने पीछे मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, ले भाई, पीछे हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था। मैचिंग प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि एक्सपेंस होता ही क्यों है? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। सवाल पूछना, पूछे, क्वेश्चन पूछ ले आखिरी, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। नहीं पूछना, एक्सपेंस होता ही क्यों है? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। यानी एक बंदा अगर बिजनेस चला रहा है तो रेंट क्यों पे कर रहा है? वो बिल्डिंग का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, एडवर्टाइजिंग को करवा रहा है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सारे एक्सपेंसेस जितने भी हम इनकर करते हैं, हम रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए करते हैं। और मैचिंग प्रिंसिपल ने क्या कहा था? जिस ईयर में रेवेन्यू जनरेट हो जाए, उस रेवेन्यू से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस उसी ईयर में रिकॉर्ड करो, और उन रेवेन्यूज में से क्या कर लो? मैच कर लो, ताकि उस ईयर की इनकम निकल जाए। अगर कोई एक्सपेंस इस ईयर का है लेकिन रिकॉर्ड अगले साल हो, तो इस ईयर की इनकम ओवर स्टेट हो जाएगी, और अगले ईयर की इनकम अंडर स्टेट हो जाएगी, गलत हो जाएगा। मुझे ये बताएं, आपने सेल की कस्टमर को 2023 में, अब अक्टूबर में, और पैसे लेने का वक्त कब आया? 3 महीने बाद, जनवरी में, नवंबर में सेल की, और अगले साल जनवरी में वक्त आया पैसे लेने का, और आप पैसा लेने पहुंच गए कस्टमर के पास, और क्या हुआ? वही गर्दन उड़ा दी वाला, आप परेशान हो गए। अब आप वापस जब आएंगे ना, तो कौन से ईयर में खड़े हैं आप? 2024 में। तो 2024 को आप ये एंट्री बनाएंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
तो ये जो एक्सपेंस हुआ है 10,000 का फॉर एग्जाम्पल, इसकी रेवेन्यू कहाँ है? क्यों नहीं? पिछले साल आपने सेल करके रेवेन्यू रिकॉर्ड की थी ना। अच्छा, ये जो बैड डेट्स होता है ना, इसको ओवरऑल सेल से कंपेयर करेंगे। आपने सेल करोड़ों की है और हजारों का बैड डेट्स हो जाए, तो इस बैड डेट्स ने वो रेवेन्यू जनरेट करके दिया है हमें इतनी सारी। मुझे ये बताएं, ये जो बैड डेट्स आपने 2024 में रिकॉर्ड किया, इसकी रेवेन्यू कौन से ईयर में अर्न हुई थी? 23 में अर्न हुई थी। जैसे अभी यहाँ पर 2022 लिखा है ना, हम 2022 ही बोल देते हैं। ये 2021 में सेल की थी और बैड डेट्स कब हुआ? 2022 में। तो जब 2022 में ये एंट्री बनेगी तो इसका एक्सपेंस, इसकी रेवेन्यू कहाँ पर है? 21 में। तो ये जो एक्सपेंस 2022 में रिकॉर्ड हुआ है, ये कौन सी ईयर की रेवेन्यू में से लेस होगा? 21 की तो लेस ही नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि कौन से ईयर में आ गया? 22 में। तो ये 22 की रेवेन्यू में से लेस हो रहा होगा। तो क्या सही हो रहा है? ये एक्सपेंस कब आना चाहिए था? 2021 में आना चाहिए था। और 2021 की जो सेल वाली रेवेन्यू है उसमें से इसको क्या होना चाहिए था? हाँ, तो आप बताएं और से सुने। यानी ये एक्सपेंस मैचिंग प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहा है। ये एक्सपेंस 2021 की सेल से रेलेवेंट है, लेकिन ये 2022 में रहा है। वजह यह है कि कस्टमर पागल कब हो रहा है? 2022 में। फरार कब हो रहा है? गर्दन कब उड़ी? 2022 में। ये सारी चीजें 2022 में होनी है। तो फिर हम इस एक्सपेंस को 2022 में जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा तो मैचिंग प्रिंसिपल टूट गया। तो हम क्या करें? इसको 2021 में रिकॉर्ड करना चाहिए, 22 में रिकॉर्ड करना चाहिए? 21 में। 21 में रिकॉर्ड कब करना चाहिए? दिसंबर 31 को। तो 21 में दिसंबर 31 को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करें? जो कस्टमर पागल होने वाला है ना, उसको अभी से पागल कर दें? नहीं कर सकते ना ये। जो कस्टमर फरार होने वाला है उसे बोले जो भाग रहे हैं भाग जाओ, ऐसे तो नहीं होगा। क्या करें? 2021 के एंड में हम क्या करें? हमें तो पता नहीं होगा ना कि बैड डेट्स आगे कितना होने वाला है। हम क्या करें? एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेट कैसे करेंगे? हम कस्टमर्स को देखेंगे, जाके एनालाइज करेंगे, कस्टमर से मिलेंगे। तो जो कस्टमर से, जिन कस्टमर ने हमसे उधार लिया हुआ है, उनके बिजनेस को देखेंगे। तो अगर कोई कस्टमर है जिसकी हालत बहुत खराब है, बहुत बीमार है, तो हमें लग रहा होगा नहीं यार ये निकल सकता है, ये निकल जाएगा, मतलब कि इसका इंतकाल हो जाएगा, तो हमारा जो डैड है वो बैड हो जाएगा। सारे कस्टमर्स को एनालाइज करेंगे। हर कस्टमर देखने जाएंगे, मतलब एनालाइज हो जाता है। तुम्हारे जो कस्टमर्स है ना, जिनसे तुम्हें पैसे लेने होंगे, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त वही घूमेंगे। अभी तुम जब बिजनेस करोगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो अगर तुम्हें 100 लोगों से पैसे लेने हैं, तुम्हें 100 के 100 याद होंगे। हर वक्त तुम उन्हीं के बारे में सोचोगे, इससे पैसे लेने, इससे पैसे लेने, सब दिन रात नींद में भी तुम्हें यही ख्यालात आ रहे होंगे। तो बिजनेसमैन को फिंगर टिप्स पे याद होते ही, क्योंकि मसला किसका है? कायदे आदम का। पैसों का मसला है तो आपको याद रहता है। गौर से सुनिए। तो आप सारे कस्टमर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना पैसा शायद आने वाले सालों में मुझे ना मिले। ये अंदाजा है या एक्चुअल है? अंदाजा है। आप क्या करेंगे? इस अंदाजा लगाकर इस एक्सपेंस को 2022 में आने से पहले ही 2021 के एंड में रिकॉर्ड कर लेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट। अंदाजा लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये पूछ रही है, अगर ये अंदाजा गलत निकला और 2022 में कोई नहीं भागा तो क्या होगा? अगर ज्यादा भाग गए तो क्या होगा? ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको ये सवाल मुझसे अभी नहीं पूछना है कि मैंने एस्टिमेट किया कि 30,000 नहीं मिलेंगे 2021 के एंड में, 2022 के एंड में 50,000 नहीं मिले। मैंने एस्टिमेट किया कि 2021 के एंड में मुझे 30,000 नहीं मिलेंगे, जबकि 2022 में सब मिल गया। तो ये तो एस्टिमेशन जो मैंने किया ये गलत हो गया ना। तो अगर गलत हो जाए तो क्या होता है, इसके बारे में, इसके अलग से टॉपिक में हम देखेंगे। अभी हम क्या बोल रहे हैं? 2021 के एंड में आपको क्या करना है? अंदाजा लगा के रिकॉर्ड कर लेना है। हमने अंदाजा लगाया 30,000 का अमाउंट आ गया। अब हम क्या एंट्री बनाएंगे? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल अगर मैं क्रेडिट कर दूं ना, तो इसका मतलब होगा वादा खत्म। जबकि कस्टमर के बाद आप गए हैं अभी, तो सारे कस्टमर क्या बोल रहे हैं? हम पैसे देंगे। सब लोग यही बोल रहे हैं हम पैसे देंगे। ये तो आप अपने दिमाग के अंदर लगा रहे हो कि शायद इससे ना मिले, ये बड़ा बूढ़ा हो गया, ये मर जाएगा, ये कस्टमर मुझे लग रहा है बदमाश है, उस वक्त पता नहीं था, अब मालूम चल गया भाई है ये। तो इस तरीके से आपके ख्यालात आ रहे होंगे। सारे कस्टमर क्या बोल रहे हैं? लेकिन आपको अंदाजा हुआ कि शायद इतना इतना अमाउंट कस्टमर से नहीं मिलेगा, तो आप अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट नहीं कर सकते। लेकिन बैड डेट्स एक्सपेंस आप डेबिट करेंगे, लेकिन उसकी जगह पर ये देखिए ये आ गया, एक दूसरा अकाउंट क्रेडिट करेंगे जिसका नाम क्या होगा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अभी क्या हुआ था डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट में?
हमने बिल्डिंग क्रेडिट करने के बजाय क्या क्रेडिट किया था? आप मुझे बता सकती हैं कि मैंने यहाँ पे अलाउंस ऑफ बेटर, पहले एक थोड़ी बात, उधर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया था, उसकी नेचर क्या थी? कॉन्ट्रा फिक्स एसेट। तो ये हमने किसकी जगह पे क्रेडिट किया है? अलाउंस ऑफ बेटर्स किसकी जगह पे क्रेडिट किया है? अकाउंट रिसीवेबल की जगह पे किया है। देखिए ये एंट्री बननी चाहिए थी ना हमारी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हम बना रहे हैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बेटर्स क्रेडिट। तो ये अलाउंस ऑफ बेटर्स हमने किसकी जगह पे लिखा है? अकाउंट्स रिसीवेबल की जगह पे। हम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे? सवाल मैं पूछूंगा, हम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कस्टमर का वादा खत्म नहीं हुआ, वो तो कह रहे हैं कि पैसे देंगे। अब हमने उसकी जगह पे इसको क्रेडिट किया, तो इसकी नेचर में क्या होगी? कॉन्ट्रा एसेट। लेकिन कौन सा एसेट? कॉन्ट्रा करंट एसेट या कॉन्ट्रा नॉन करंट एसेट? करंट क्यों? क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर आया है, और अकाउंट रिसीवेबल कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट होता है। तो ये कौन सा एसेट होगा? कॉन्ट्रा करंट एसेट होगा। पेपर में नेचर के एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कि बताओ अलाउंस ऑफ बेटर्स की नेचर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा करंट एसेट। आपस में डिस्कशन नहीं करें। मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर हमने अलाउंस ऑफ बेटर्स क्रेडिट कर दिया, क्यों? हमने अलाउंस ऑफ बेटर, ये बात कंप्लीट करके क्लास छोड़ सकता हूं मैं, वरना फिर दोबारा से कल बात होगी। अलाउंस ऑफ बेटर जो मैंने क्रेडिट किया है, अब फ्यूचर में जब कस्टमर फरार होगा तो उस वक्त क्या होगा? देखिए सवाल मैं किसी से भी उसकी नॉलेज जज करने के लिए नहीं करता हूं, इन्वॉल्व करने के लिए करता हूं। सही है जी, बोले। सही बोल रही है आप, सही बोल रही है, बोले। अलाउंस ऑफ बेटर फ्यूचर में जब कस्टमर भागेगा ना 2022 में, उस टाइम अलाउंस ऑफ बेटर डेबिट करेंगे। रिवर्स नहीं होगी, अलाउंस ऑफ बेटर डेबिट होगा, ये सही है। और जो अकाउंट रिसीवेबल यहां क्रेडिट करना था ना, वो हम उस वक्त क्रेडिट करेंगे। यानी एंट्री क्या बनेगी? ये बनेगी। देखिए गौर से सुना, ये बात कंप्लीट नहीं हुई। अलाउंस ऑफ बेटर्स को डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर देंगे। ये कब होगा? जिस दिन कस्टमर फरार होगा। अब इस एंट्री को गौर से देखें, दो एंट्रीज आपके सामने है। इन दोनों एंट्रीज में बैड डेट्स एक्सपेंस मैंने यहां डेबिट किया, कौन से ईयर में? 21 में। गौर से देखो, सारा कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा। और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कहां क्रेडिट किया? 22 में। तो ये देखिए, ये एंट्री वही है क्या? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कब हो रहा है? 2022 में। बैड डेट एक्सपेंस कब डेबिट हो रहा है? 2021 में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस हमें कब रिकॉर्ड करना है? जिस साल सेल हुई है। सेल कब हुई थी? 21 में। तो हमने 21 में ये एंट्री बनाकर बैड डेट एक्सपेंस को 2021 में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ना करके हमने वेट किया, कब का? जब कस्टमर फरार होगा। और जब कस्टमर फरार होगा उस दिन हमने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। तो ये अलाउंस ऑफ बेटर्स बीच में क्या कर रहा है? ये अलाउंस ऑफ बेटर्स बीच में टाइमिंग के मसले को सॉल्व कर रहा है। यानी यहां पर जो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करता था उसकी जगह पे अलाउंस ऑफ बेटर्स आया, और फ्यूचर में वो खुद खत्म हो गया, डेबिट होकर। भाई जो क्रेडिट थी उसको डेबिट कर दिया तो खत्म हो जाता है वो। और जो क्रेडिट यहां पर होना चाहिए था, क्या क्रेडिट होना चाहिए था? अकाउंट रिसीवेबल, वो यहां क्रेडिट किया। इसका मतलब है जो अलाउंस ऑफ बेटर्स हम क्रेडिट कर रहे हैं ना इधर एडजस्टिंग एंट्री में, ये क्यों कर रहे हैं? ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं कर सकते, तो हम सहारा ले रहे हैं किसका? अलाउंस ऑफ बेटर्स का। और जिस दिन अगले साल कस्टमर फरार होगा या वो डिफॉल्ट करेगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? इस अलाउंस ऑफ बेटर्स को डेबिट करके खत्म कर देंगे। और जो यहां क्रेडिट होना चाहिए था वो यहां पे हम क्रेडिट करके अकाउंट रिसीवेबल को क्लोज कर देंगे। यानी कि 2 सालों में काम हो रहा है। और ये सिर्फ क्यों हो रहा है? ताकि एक्सपेंस हम कब रिकॉर्ड कर लें? 21 में। अब इसके बारे में अच्छा मुझे बताएं, ये जो पूरा हमने काम किया, इस पूरे काम में एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है? देखिए आपको 4 एंट्री नजर आ रही है गुड डेट की। क्या गुड डेट की एंट्री एडजस्टिंग एंट्री है? नहीं। क्या ये एंट्री जो हम अगले साल बनाते हैं बैड डेट्स की, अच्छा या तो हम ये वाला काम करेंगे या हम ये वाला काम करेंगे। ये वाला काम अगर आप कर रहे हो तो आप उसी साल एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे जिस साल कस्टमर फरार हो रहा है, और ये काम सही नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल बैड डेट। हम उसकी जगह पे क्या करेंगे? हम एस्टिमेटेड वाला काम करेंगे। यानी एक्सपेंस हम इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट नहीं करेंगे, और जिस साल कस्टमर फरार होगा उस साल अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करके अलाउंस ऑफ बेटर्स डेबिट करेंगे। दोनों काम नहीं कर सकते आगे, आप ये भी कर रहे हो और आप ये भी कर रहे हो। क्योंकि ये एंट्री कब बन रही है? ये वाली ये बन रही है अगले साल। इसमें एक ही एंट्री बना रहे हो, अगले साल बना रहे हो, एक्सपेंस उसी साल रिकॉर्ड कर रहे हो, उसी साल अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जबकि यहां पर 2 एंट्रीज बना रहे हो, एक इस साल एक अगले साल।
इस साल में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हो, अगले साल जब कस्टमर फरार हो रहा है उस टाइम कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हो रहा, उस टाइम अलाउंस ऑफ एडेट्स खत्म हो रहा है, उसकी जगह पे अकाउंट रिसीवेबल को भी आप क्लोज कर रहे हो। इस पूरे में एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है? कौन सी वाली? दिसंबर 31 वाली। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री है। ये जो आपको नजर आ रही है कौन सी? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। और यही हमें पढ़नी है और कल हम इसी को पढ़ेंगे। क्या एंट्री हमारी? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। इस एंट्री का मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी। कल हमें ये एडजस्टमेंट पढ़नी है और एडजस्टिंग खत्म हो जाएगी। सवाल पूछ रहे हैं? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, हाँ सब होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि अगर हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड किया और बाद में सारे पैसे मिल गए तो क्या करेंगे? उसका सब तरीके हैं बेटा, अकाउंटिंग में सारी चीजें मौजूद है, लेकिन वक्त तो आने दो। रिसीवेबल के टॉपिक पे पढ़ाऊंगा मैं।